भी कैसे आप लोग ठीक है? काइंडली कंफर्म करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज स्क्रीन वीडियो सब ठीक है? वलीद वालेकुम सलाम, ताहिर वालेकुम सलाम, कैसे बेटा ठीक हो? जल्दी जल्दी कंफर्म करो। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे आज उनको थोड़ा सा और कंसोलिडेट और कनेक्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो हम क्विज भी कंडक्ट करेंगे। एक क्विज हम कंडक्ट करेंगे ऐसा जो कि विद रिस्पेक्ट टू होगा आपके एमसीक्यूज के जरिए भी क्विज देंगे हम, और नॉर्मली जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं? स्टार्ट करें हम? चलो, एवरीथिंग इज ओके भाई, स्टार्ट करें। अच्छा, ये सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वो कॉन्सेप्ट है लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस की गई टाइप ऑफ कंपनीज है। टाइप ऑफ कंपनीज को मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा ताकि उस पे आगे चल के जो बात होगी कुछ और हम चीजों को आज क्लियर करेंगे और कवर करेंगे। आपको ये स्लाइड, ये क्लास 4 है हमारी, और इस क्लास 4 में हम आ गए हैं। तो सबसे पहले आए तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी, इसको एक दफा दोबारा गो थ्रू करते हैं और इसमें मौजूद कुछ कॉन्सेप्ट को हम आगे स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आती है कि कंपनीज को हमने एक ग्लोबल यानी मैक्रो लेवल पे क्लासिफाई किया था इनटू इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड में। फिर इनकॉर्पोरेशन की 3 टाइप्स को हमने स्टडी किया, जिसमें से पहली टाइप थी चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर किंग या क्वीन देते हैं और ये वो इजाजतनामा है जिसके जरिए कंपनी बनती है। यानी ये चार्टर्ड कंपनीज कहलाती है क्योंकि इनको इजाजत मिली है जो फॉर्म है कंपनी, वो कंपनी उसके तहत बनी और फंक्शन उसके तहत करते हैं। स्टेट्यूटरी कंपनी किसी स्पेसिफिक कानून के तहत बनने वाली कंपनी को कहते हैं। हमने इसकी मिसाल ली थी पाकिस्तान में PIAC यानी कॉर्पोरेशन, और 1956 का एक्ट था जिसके तहत वो कंपनी बनी थी, वो ये एग्जाम्पल आ गई। अब जो मेनली कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड क्या, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके तहत कंपनीज एक्ट में मौजूद जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे, इसके तहत जो कंपनी बनेगी उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। यानी कंपनी जो कभी भी बनेगी तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बन सकती, और भी रास्ते हैं, और 2 रास्ते थे, मगर जो कंपनी एक्ट के तहत बनेगी वो कहलाएंगी रजिस्टर्ड कंपनीज। अब रजिस्टर्ड कंपनीज में फिर आ जाती है एक लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें इवन हमारे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं बहुत आज इसकी क्लैरिटी होगी पब्लिक और प्राइवेट की। नॉर्मली एक गलती करते हैं, अकाउंटिंग के पहले जो लेसन किए जाते हैं ना, जब अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस वक्त टीचर आपके रॉ माइंड को छोटे एक्सपोजर को, उस वक्त आपके पास एक्सपोजर नहीं होता बिजनेस की दुनिया का, तो आपके जहन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता है और उसके लिए कुछ लफ्ज बोलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको सिखाता है। मगर वो जब हम हायर लेवल पे पहुंचे हैं अभी, तो वो लीगली स्पीकिंग करेक्ट नहीं, तो हमें कुछ अपनी ही नॉलेज को रिफाइन करना होगा ताकि हम और एक्यूरेसी के साथ इसको स्टडी कर सकें। तो उसमें बुनियादी फर्क जब हम करते हैं ना पब्लिक और प्राइवेट का, तो एक गलत चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और होता है क्या है कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो लिस्टेड हो, लिस्टिंग का इससे लिंक बनाते हैं। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, लिस्टिंग से इसका ताल्लुक है, मगर लिस्टिंग इसके लिए इसेंशियल नहीं है। पब्लिक कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी नहीं है। आमतौर पे टीचर समझाता है जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे होगा तो उस केस में, अच्छा भाई काइंडली बेटा कंफर्म करो, आवाज वलीद ताहिर अब्बास, बेटा मैं इसको देख लेता हूँ बट काइंडली मुझे बता दो, इशू प्रॉब्लम बताओ, मैं हल करा दूंगा बेटा, क्योंकि मैंने इस पे बार बार आपसे इसलिए पूछा
तो ये रिश्ते साउंड क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है? बस किसी को प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, भले ही बाकी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, और बस बता दो बेटा इस साउंड इज हेवी। अच्छा एक काम कर लो बेटा, अगर जो कि बाकी बच्चों को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट मैसेज में मुझे अब्बास मैसेज कर रहा है। अब्बास एक काम करना बेटा, मुझे ना अगर थोड़ा सा मोबाइल से रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना, ताकि मैं टेक्निकल टीम को बताऊंगा कि सबको अगर ठीक सुनाई दे रहा है तो आपका प्रॉब्लम किस तरीके से हल कर सकते हैं मंशों के लिए। ठीक है, मगर समझ आ रहा है तो बेटा मैं कंटिन्यू कर। तो अब बात यह है कि पब्लिक कंपनी का जो लिंक लिंक बनाते हैं ना हम लिस्टेड होने से, ठीक है, लिस्टेड कंपनी बनने के लिए पब्लिक कंपनी होना जरूरी है, मगर लाजिम नहीं है कि लिस्टिंग हो। लिस्टिंग इज इररेलेवेंट as far as this distinction is concerned। कौन सी डिस्टिंक्शन इज कंसर्न? जब हम पब्लिक और प्राइवेट की डिस्टिंक्शन करते हैं तो लिस्टिंग को साइड में करो। हाँ लिस्टिंग करवानी है, क्यों? उसके अलग फायदे, उसके अलग है, मगर ये कहना कि पब्लिक कंपनी उसको कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, इनकरेक्ट, नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू। यानी कि पब्लिक कंपनी बगैर लिस्टिंग के भी हो सकती है, बिकॉज़ वी हैव अ टाइप ऑफ कंपनी जो कि पब्लिक लिस्टेड है, पब्लिक अनलिस्टेड है। इसका मतलब लिस्टेड होना फिर उसका एसेंस नहीं है, लिस्टेड होना उसका एसेंस नहीं है। पब्लिक में लिस्टेड होना क्या, हाँ फर्क क्या है आप सीखेंगे। यस ये बात दुरुस्त है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, दुरुस्त है कि लिस्टेड होने के लिए, लिस्टेड होने के लिए कंपनी का पब्लिक होना जरूरी है, मगर पब्लिक बनने के लिए लिस्टिंग होना जरूरी नहीं। तो ये आज क्लेरिफाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पब्लिक कंपनी के लिए बारे में होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के बने होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हद तक कभी किसी टीचर ने बात की है तो की है, मगर वो लॉ में करेक्ट नहीं, तो हम इसको ठीक करते हैं। फिर आ गई जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इस पे कमेंट सुनो मेरा, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया पिछली क्लास में सारा। भाई नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना पब्लिक और प्राइवेट की, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो क्योंकि असल डिस्टिंक्शन जब हम करते हैं ना पब्लिक और प्राइवेट की, तो डिस्टिंक्शन है ही शेयर्स की वजह से। वो कैसे कि पब्लिक में जब हम जाएंगे और प्राइवेट में हम जाएंगे तो शेयर्स के ट्रांसफर के हवाले से एक पॉइंट आता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन हो, रिस्ट्रिक्शन हो। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है उसकी ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकती और पब्लिक कंपनी में आसानी से हो जाते हैं। अभी क्या आसानी है क्या मुश्किल है इसको देखते हैं। तो जब शेयर्स ही ना हो तो फिर वो तो लिमिटेड बाय शेयर थोड़ी, लिमिटेड बाय गारंटी है। तो सर ये पब्लिक और प्राइवेट का क्यों आपने ये चीज ऐड की है? भाई देखो ये उस वक्त तक कहा जाता था, कंपनी लॉ की किताबें उठाओगे कि जो पुरानी किताबें, लॉ चेंज होता है, पुरानी किताब थी उसमें लिखा होता है कि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है, क्योंकि वो लिमिटेड बाय उसमें शेयर्स नहीं है तो पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट उस पे नहीं आता। भाई आजकल आता है, चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, और जब हम कहते हैं ना विद शेयर कैपिटल है तो आगे शेयर्स, और जब शेयर्स आ गए तो पब्लिक और प्राइवेट हो गया ना। इसका मतलब ये बहुत ये नया पॉइंट है, पिछली क्लास में कवर नहीं हुआ था। मैं ये नया पॉइंट बता रहा हूँ, पूरा और आगे हायर लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो देखो जब हम बात करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक का फर्क क्या है, ये समझा रहा हूँ कि प्राइवेट पब्लिक क्या है। तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक का मेन फर्क, वन ऑफ द मेन पॉइंट है जो आज आप कवर करेंगे अगली किसी स्लाइड में, कि वो है कि उसके शेयर्स आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो प्राइवेट है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैन नहीं, बैन नहीं, मना नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स भी हम सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, यानी शेयर होल्डर के चेंज हो सकते हैं। मगर वो शेयर होल्डर चेंज होने के लिए शेयर्स की जो है वो नई इशुएंस के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करनी पड़ती है। क्यों पहले ऑफर करनी पड़ती है? फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन। पहले फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन देते हैं, फिर नए शेयर होल्डर को देते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसको चेंज नहीं करना होता। मैं किसी वक्त आगे आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी करवाऊंगा, जिस केस में पाकिस्तान में पहला और ओनली केस है फोर्सफुल टेकओवर। फोर्सफुल टेकओवर क्या है? एक बिजनेस चल रहा था, ठीक है, एक कंपनी का फोर्सफुल टेकओवर हो गया था और उसके शेयर एक फैमिली थी, नाम बता देता हूँ आदम जी। आदम जी फैमिली का 35% इसमें शेयर था, मगर चूंकि वो मेजॉरिटी था, 35 की मेजॉरिटी था, तो मैनेजमेंट उनके पास था। अब हुआ क्या, किसी बिजनेसमैन ने, वो जो पब्लिक नॉलेज है बता देता हूँ उसका नाम,
मियां मनशा ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उसके शेयर हासिल करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब वो पूरी प्लानिंग होती है ना। अब क्या हुआ, पता ही नहीं चला मैनेजमेंट। अब क्या हुआ, मियां मनशा के पास जो मनशा ग्रुप है उसके पास हुआ ये कि मेजॉरिटी शेयर हो गए। फिर उसने कंपनी को नोटिस दिया कि भाई बोर्ड की नई इलेक्शन होने की जरूरत है क्योंकि शेयर होल्डिंग चेंज हो चुकी। नोटिस दे दिया, नई शेयर होल्डिंग हो गई है भैया, मेरे पास मेजॉरिटी है, बोर्ड नया बनेगा, नए इलेक्शन होंगे। तो जिसके पास मैनेजमेंट थी उनके तो फिर आक्रोशन हो गई, ये क्या हो गया। तब तक चिड़िया चुग गई खेत। आपको पता है नाम में आदम जी आज भी मौजूद है, मगर वो मंशा ग्रुप में चली गई। मैं बात कर रहा हूँ आदम जी इंश्योरेंस, प्राइवेट प्राइवेट टेक ओवर हो गया था, पब्लिक कंपनी थी मगर टेक ओवर हो गया। कैसे हुआ, फिर पाकिस्तान में, ये एग्जांपल है, बाहर एग्जांपल है, पूरी केस स्टडी लेके आऊंगा आपको। तो अब देखो ना, ये पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक में भी क्या आ गया, डिस्क्लोजर दो, 20% से शेयर होल्डिंग इतना डिस्क्लोजर कर दिए तो पता चल जाता है कि फोर्सफुल टेक ओवर तो नहीं हुआ। तो अलग से रूल बने उसके लिए कि भाई रोको लोगों को, भाई इस तरह ना करें। तो अब तो बात ये है कि यही बात प्राइवेट में भी हो सकती है ना, तो प्राइवेट प्राइवेट नहीं रहेगी। प्राइवेट को प्राइवेट रखने का मकसद ही ये है कि फैमिली बिजनेस किए जा सके, क्लोज लिट हो। एक अगर भाई नाराज होता है, ले बेटा रुक देता हूँ ना शेयर उसको, तो सीधा कर, अरे क्या बात हुई यार, बोर्ड में एक बंदा बिठा दो भाई, ठीक है ना, तो फिर आप चाहते हैं कि शेयर बेच रहे होते हैं। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यहाँ पे एक कंसेंट देना होता है। अब पॉइंट समझिए, फर्क किस चीज पे कर रहा हूँ पब्लिक और प्राइवेट का, एक चीज पे। अभी तो तीन चीजें आती हैं, तीन चीजों पे इसको हम डिस्टिंक्शन करते हैं पब्लिक और प्राइवेट को, कि प्राइवेट है कि पब्लिक है, मगर इसमें कई लिस्टिंग का जिक्र नहीं। तो इसका मतलब है मेनली जो एसेंस है पब्लिक और प्राइवेट का वो क्या है, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर हो तो ट्रांसफरेबिलिटी की बात होगी, शेयर्स होंगे तो बात होगी ना। वो शेयर्स कब होते हैं, जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो। जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो सर ये तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, आपने क्यों उसको पब्लिक और प्राइवेट के दो क्लासिफिकेशन डाल दी। अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं ना, क्या कि पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या, शेयर तो हो। मेन बात जो मैंने बताई है ना वो ये कि उसका कानून की शेयर्स के रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर पे नहीं है। शेयर्स की ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, वो प्राइवेट कंपनी है। शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है। मगर पब्लिक और प्राइवेट के लिए शेयर्स तो हो, यहाँ तो गारंटी है, यहाँ तो गारंटी लिमिटेड है, यहाँ तो शेयर्स ही नहीं है। तो आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे कैसे क्लासिफिकेशन में पब्लिक और प्राइवेट डाल रहे हैं। जबकि कोई पुरानी किताब उठा के देखोगे कंपनी लॉ की, तो उसमें क्या लिखा होता है कि पब्लिक और प्राइवेट की क्लासिफिकेशन उसी वक्त अप्लाई करती है जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो सर यहाँ क्यों ना है आप लिमिटेड बाय गारंटी में, इधर भी दुरुस्त है। ये क्या बात हुई, इधर दुरुस्त है, इधर दुरुस्त क्यों बना, क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी भी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। जिस दिन से वो विद शेयर कैपिटल हो गई ना, तो अब विद शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर्स होंगे। तो शेयर्स होंगे तो पॉसिबिलिटी तो आ गई ना। क्या पॉसिबिलिटी आ गई कि एक कंपनी बन सकती है जिसमें विद शेयर कैपिटल है। और जब विद शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट की जब हम बात करते हैं शेयर्स को हो, तो विद शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स होंगे। दैट इज व्हाई ये क्लासिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, और आखिर में अनलिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, और ये बात बेटा बिल्कुल क्लियर कर लो, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटी, तो कंपनीज चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, कंपनी चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो, या कंपनी चाहे अनलिमिटेड हो, कंपनी की अपनी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड। ये बात बिल्कुल गलत है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और हम अनलिमिटेड कंपनी होगी तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये बिल्कुल बेसिक जो ये बात करेगा उसको बेसिक कंपनी लॉ भी। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे बात होगी शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसे अनलिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड कैसे हो सकती है, लिमिटेड नहीं हो सकती। जब इधर दूसरी लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज पता है किस चीज से करते हैं कि जी अगर सपोज करते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी थी, सपोज उसने बैंक से लोन लिया हुआ था, सपोज 50 मिलियन या 500 मिलियन। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स पड़े हैं 500 मिलियन के अगेंस्ट 2 मिलियन के।
तो बैंक ने 100 मिलियन उठा लिए तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी ना, आया ना, नॉनसेंस, आई एम सॉरी बट नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि असल में व्हेन वी से लायबिलिटी इज लिमिटेड तो कैपेसिटी या एबिलिटी टू पे बैक इज नथिंग टू डू विद दिस, वो लीगल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, व्हाट इफ की कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त वहां 500 नहीं 600 मिलियन कैसे होते, सारे देने पड़ते। तो इसका मतलब व्हेन वी से ना लायबिलिटी, इसका मतलब अनलिमिटेड तो नहीं है ना। Legally speaking, it is not the capacity, it is the legality. This concept of limited liability का ताल्लुक किससे? लॉ से है। लॉ उसको खिंचाई करके कोर्ट तक तो लाएंगे ना कि पैसे दिला दो, वो अलग बात है कि दे नहीं पाएंगे। वो ना दे पाने से लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती, अनलिमिटेड नहीं होती, यानी अनलिमिटेड नहीं रहती, अनलिमिटेड ही रहेगी। मैंने आपको सपोज करने आपसे मैंने 100 रुपए लिए, वापस कितने करूंगा? मेरे पास है ही नहीं 100 रुपए, मैं बोलता हूँ हाँ आप 100 रुपए जेल में डाल दो, कुछ भी करो, मेरे पास तो 20 रुपए ले लो, 20 रुपए मैं तो, मगर फिर भी तुम राइट कितना रखते हो आप सब, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? तो अप्लाई टू कंपनी इस पे। वो कंपनी ना पे कर सके अलग बात है, ना पे कर सके अलग बात है, मगर कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। हर कंपनी की लायबिलिटी बिकॉज द लीगल पर्सन, जो हम बात करते हैं ना लिमिटेड बाय शेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स। आज जो हम आगे जाएंगे ना तो आज आपके बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएंगे जो आमतौर पे लोगों के प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सबसे पहले अब देखिए ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको पिछली क्लास का और मैंने थोड़े से एक आध पॉइंट की हाईलाइट किया। सबसे नया पॉइंट जो आज मैंने अभी इस क्लास में क्लास 4 में ऐड किया है वो ये था कि यहाँ सर आपने पब्लिक और प्राइवेट क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट का मेन डिस्टिंक्शन हम शेयर्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं और इसकी तफसील आने वाली है यहाँ, अब आएगी इसकी तफसील की। सर जो विदाउट शेयर कैपिटल गारंटी वाली कंपनी होगी वो पब्लिक प्राइवेट नहीं, क्योंकि देखो ना पब्लिक अभी आ रही है, ये असल ये देखो फिर तुम्हारा मसला है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इस चीज में कि पब्लिक प्राइवेट कहते किसको है, पहले इसको तो पढ़ लेना, ठीक है, कहते किसको है पहले इसको पढ़। अब आ जाएगी सबसे पहले, ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बनाऊंगा फिर अंग्रेजी बताऊंगा, राइट? क्योंकि हमने ना चूंकि लिखना भी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो हम अंग्रेजी वाला देखो कुछ स्लाइड्स के लिए रेडी रहना, मतलब सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं होंगे, अंग्रेजी भी होंगे, उसको पढ़ के लफ्ज भी तो सीखिए ताकि लिखने में आसानी हो। कल देखो मैं बताऊं क्या होता है प्रॉब्लम, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बना दूंगा ना, और जब खुद किताब उठाओगे ना तो आपको ऐसे लगेगा नया पढ़ रहा, सारी चीजें नई है मेरे लिए, कॉन्सेप्ट तो है इस वजह से आसानी से समझ आएंगी, मगर तुम्हारी एफर्ट की डुप्लीकेशन होगी। तो मैंने क्या कहा था, आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैं बुक पढ़ा के दे दूंगा, ताकि जब आप किताब उठाओगे ना तो आपका रिवीजन होगा, लर्निंग नहीं, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा, मगर कुछ आपके लिए वो जो टेक्स्ट है ना वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लॉ है ही लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज। तो पहले आइए कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसका, तो एक कॉन्सेप्ट किस चीज का बनाते हैं, इस चीज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, किस चीज का, कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी, राइट? नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि तीन कंडीशंस हैं, अगर उसका जवाब नो होगा तो पब्लिक और उसका जवाब यस होगा तो प्राइवेट। अच्छा, एक का जवाब या तीनों का? तीनों का, तीनों का, पहले का जवाब भी नो, सेकंड का जवाब भी नो, तीसरे का जवाब भी नो। जब तीनों का जवाब नो होगा तो ये पब्लिक, इधर पहले का जवाब यस, सेकंड का जवाब यस, तीसरे का जवाब यस तो प्राइवेट। नहीं ये नहीं हो सकता कि एक में इधर यस हो एक में नो, नहीं फिर नहीं, इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी बनने के लिए तीनों चीजों पे यस होगा और पब्लिक बनने के लिए तीनों चीजों पे नो होगा। अब इसका मतलब ये है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम शायद कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं या पहले प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को बहुत इस्तेमाल किया ना, मगर उसका एसेंस आज पहली चीज क्या उस कंपनी में क्या है, ये लफ्ज देखना, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं? पाबंदी को, पाबंदी को कहते हैं, बैंक को कहते हैं, नामुमकिनात के नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है, नहीं इसको नहीं कहते। किस चीज पे? ट्रांसफर पे। अब इसका मतलब यही चीज मैं हाईलाइट कर रहा था बार बार आपके लिए ताकि आपको समझ आए। एक्टिविटी है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, को ट्रांसफर ऑफ शेयर करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर को ट्रांसफर करना चाहता हूं, हाँ कर सकते हो। तो अगर वो कंपनी की
क्या है, यस का मतलब क्या है, क्या रिस्ट्रिक्शन है उस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करने पे, क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसका जवाब है यस, तो क्या बन रही है, प्राइवेट कंपनी, और उसका जवाब है नो, तो क्या बन रही है, पब्लिक कंपनी। अब ये रिस्ट्रिक्शन लफ्ज का क्या मतलब, रिस्ट्रिक्शन का मतलब बैन नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ट्रांसफर ऑफ शेयर हो नहीं सकता, नहीं ये नहीं है मतलब। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये मुमकिन तो है कुछ कंडीशंस के बाद, देयर विल बी कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाई। मसलन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्राइवेट कंपनी होती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए कैसे, ये मिसाल अगर चाहें तो आप बेशक इसको लिख लो। अब सपोज करते हैं कि कंपनी बनती है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की पोजीशन ये है, कितने कितने चाहिए लोग इसको बनाने के लिए, कम से कम दो, टू आर मोर, टू आर मोर, मैंने जिक्र किया था ना, वन आर मोर भी होता है, वन आर मोर, मगर वन आर मोर कैसे, जब हम नॉर्मल यानी जो सिंगल मेंबर एस वेल एस नॉर्मल प्राइवेट दोनों को मिला के बात करते हैं ना, दोनों को मिला के बात करते हैं तो यूं बोलते हैं वन आर मोर, ये जुमला भी गलत नहीं है, वन सिंगल मेंबर की सूरत में, मोर नॉर्मल प्राइवेट की सूरत में, मगर मैंने दोनों को अलग कर दिया कि आम प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में टू आर मोर चाहिए, राइट, और सिंगल मेंबर में एक चाहिए, वन आर मोर नहीं हो सकता। वन आर मोर कब होता है, जब दोनों के बीच मिला के बात की जा रही है। अब अलग से बात करें सिंगल मेंबर की, एक मेंबर होगा। तो बात ये है कि ये इसमें तीन मेंबर थे, से ए बी और सी, ठीक है, जिसमें ए के पास सपोज करते हैं कि 40,000 शेयर से, बी के पास 5,000 शेयर से, और सी के पास 2,000 शेयर से। ये इसकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की, जो इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल की पोजीशन। अब क्या कोई डी आ सकता है, आ सकता है डी, तो नहीं आ सकता, आ सकता है, अच्छा डी आ भी सकता है, और लेट सपोज डी रिप्लेस नहीं कर सकता है, एक तो नया डी आ सकता है मगर डी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कैसे, इसी की बात हो रही है, न्यू शेयर्स के इशुएंस की बात नहीं हो रही, नए डी के आने की बात नहीं हो रही, क्या लिखा है, वर्ड वर्ड गौर से पढ़ो, क्या है, ट्रांसफर। अब सुनना, एक होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो ट्रांसफर नहीं है, अलॉटमेंट अलग चीज है। अलॉटमेंट क्या है, कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम किसी शेयर होल्डर को जो उसका मेंबर बन रहा है, जब फर्स्ट टाइम शेयर्स दे रही होती है डायरेक्ट वन टू वन, वो अलॉटमेंट है हर जगह। कंपनी के शेयर्स जब इशू होंगे, अब देखिए कैसे, भाई कंपनी ने आईपीओ इशू किया, वो पब्लिक कंपनी थी, उसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए आईपीओ इशू किया, 10,000 शेयर पर बंदा दे रहे थे, 300 नए लोग आ गए, 200 नए लोग आ गए, या 50 नए लोग आ गए, तो उनको ये जो फ्रेश माल मिल रहा है, फ्रेश माल, ये ताजा माल, ये किसी और के हाथ में शेयर्स नहीं गए थे, डायरेक्टली उनके पास आ रहे, ये प्रोसेस कहलाता है अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट कहलाता है, ट्रांसफर कराता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसी और को बेचे। अब सी बेच के जाना चाहता है कहीं और ये शेयर्स बेचना चाहता है किस पे, डी को, क्या मुमकिन है, मुमकिन तो है, कब, विद द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर, मतलब क्या हुआ, मुमकिन है पर कंडीशन सप्लाई कर रही है, तो कंडीशन के लिए क्या लिखा लॉ ने, बैन नहीं लिखा, क्या लिखा, रिस्ट्रिक्शन होगी, रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है तभी तो वो प्राइवेट है। अब आप यार जो बेसिक फर्क करते हो ना प्लीज, अगर अभी भी कोई कर रहा है बच्चा, अगर किसी के दिमाग में अभी भी कोई बेसिक डिस्टिंक्शन ये है कि पब्लिक कंपनी उसको कहते हैं जो लिस्टेड है, तो अल्लाह के वास्ते उसको निकाल दो यार, पब्लिक कंपनी लिस्टेड होना जरूरी नहीं, पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट ही कुछ लिस्टेड होने के लिए पब्लिक कंपनी होना जरूरी है, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती, मगर पब्लिक के लिए लिस्टेड होना जरूरी नहीं है, उसको इस पैराए पे फर्क ही नहीं करना चाहिए, वो एसेंस ही नहीं है पब्लिक कंपनी का लिस्टेड होना, कोई लिस्टेड नहीं, ये है एसेंस उसका। पहली डिस्टिंक्शन क्या करेंगे हम कि वो कंपनी क्या है, जो पब्लिक है या प्राइवेट, किस पे डिपेंड करती है, कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, प्राइवेट नहीं है। दूसरे पैटर्न में मेंबर्स के लिए डिपेंड है,
मेंबर्स पे भी लिमिट है 50। ठीक है, क्या लिमिट है मेंबर्स की? यस है, लिमिट लिमिट लिमिट, इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, लिमिट है। तो उस सूरत में हाँ भाई देखो, अगर लेट सपोज कभी कभी ऐसे जब हम आएंगे ना ये कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, तो एक कन्वर्जन होती है कि हमें ज्यादा मेंबर चाहिए और हमें शेयर होल्डर चाहिए, तो चलो क्या करो, बन जाओ पब्लिक कंपनी। और अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर लॉ कहता है अब लाजमन पब्लिक बनो, वो खुद भेजेगा। अब मिसाल दो, मिसाल दो, सुनो एक मिसाल भाई, देखो एक सुनिए का सवाल भाई, देखो सपोज कर लो, अभी एक केस बता रहा हूँ जिससे लॉ कहेगा अब तुझे लाजमन पब्लिक बनना है। मिसाल एक शेयर होल्डर का सिंगल मेंबर का सिंगल, उसके पास शेयर थे 20,000, उसकी डेथ हो गई, इनहेरिटेंस में 20,000 जो शेयर में दो बच्चों के पास चले गए, टूट गए। कितने शेयर थे? कितने टूट गए? आधे आधे। कहां चले गए? शेयर होल्डर बढ़ गए। अब शेयर होल्डर बढ़ गए ना, और वो बंदा जिसकी डेथ हुई वो 50वां बंदा था। अब उसकी डेथ पे अगले जिसे बच्चों को मिला तो कितने मेंबर बन गए? 51। तो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक बनना पड़ेगा आपको। नहीं, ये मैं बात कर रहा था 50 की, सिंगल मेंबर में एक बंदा होता है। चलो सिंगल मेंबर की मिसाल देता हूं, सिंगल मेंबर पे अप्लाई करो सर। सुनो कैसे, सिंगल मेंबर कंपनी में अभी आप पढ़ोगे कि सिंगल मेंबर कंपनी में एक रिक्वायरमेंट होती है कि सिंगल मेंबर जो खुद होता है ना, वो किसी को नॉमिनी करके जाता है, नॉमिनी, कि इन केस ऑफ माय डेथ की नॉमिनी है मेरा, और ये जिम्मेदार है कि मेरे कंपनी को चलाता रहे, कंपनी चलती रहेगी, बिजनेस ऑपरेशन ना रुके, और जब तक वो मेरे किसी लीगल एयर को वो शेयर नहीं मिल जाते तब तक उसकी जिम्मेदारी होगी। यानी बंदा तो एक है, डेथ की सूरत में किसी अगले बंदे तक शेयर्स को पहुंचाए, और जैसे ही अगला बच्चा आ जाएगा सिंगल मेंबर कंपनी उसकी वो चलता रहेगा। मगर व्हाट इफ के इनहेरिटेंस में दो बेटे थे उसके, तो आधा आधा शेयर नहीं तोड़ेंगे ना, क्या करेंगे? अब कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल मेंबर को इनटू प्राइवेट। क्यों? दो शेयर होल्डर। क्लियर होगी बात? तो ये अगर 50 से ज्यादा हो जाए तो 50 से ज्यादा होगी तो आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक तो आपका अपनी मर्जी होती है कि शेयर होल्डर ज्यादा चाहिए, कन्वर्ट करो इनटू पब्लिक, है क्योंकि मजबूरी, या उनमें से एक को बोलो यार भाईजान छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए आगे जाओ, लिस्टेड कंपनी वाली बात कोई अभी तक नहीं, बगैर बात के, क्योंकि मैं आपको एक मिथ भी तोड़ना चाहता हूं कि पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। भाई लिमिट होगी मेंबर्स पे, ये होगी प्राइवेट है, नहीं होगी पब्लिक है। अच्छा, फिर प्रोहिबिशन ऑफ किस चीज का? प्रोहिबिशन, ये तो फर्क सीखो, जरा लफ्जों का फर्क सीखोगे ना, इल्म ये है ही कि चीजों का फर्क सीखना। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, फर्क करना सीखो। इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ रिस्ट्रिक्शन, इधर लफ्ज हुआ प्रोहिबिशन। उधर मुमकिन था, इधर मुमकिन ही नहीं, इधर मुमकिन ही नहीं। क्या मुमकिन नहीं है? पब्लिक इनविटेशन फॉर शेयर्स आर डिबेंचर्स। पब्लिक इनविटेशन क्या है? पब्लिक इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ दोस्त हैं, मैं आपको फोन नहीं कर सकता, आप मेरे जानने वाले हैं, मैं आपको सामने आके बोल नहीं सकता यार मेरी कंपनी है तो पब्लिक कंपनी, मगर मैं शेयर्स बेचना चाहता हूँ, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप होलसेल में लोगों को, अननोन को पब्लिकली किसी मीडिया के थ्रू, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप ऑफर नहीं मार सकते कि भाई आओ आओ शेयर्स लो, आओ आओ शेयर्स लो। जिस डॉक्यूमेंट, सुनना सुनना ये मेरी बात, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये काम होता है, वली सुनो, आवाज सुनो, क्या जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये काम करते हैं ना, आओ आओ शेयर्स लो, और ये है हमारी तफसील, ये इस किस्म की कंपनी है, ये इसकी फाइनेंशियल हेल्थ है, ये मेरे डिस्क्लोजर है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस इशू करने की इजाजत सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्रोस्पेक्टस भी टॉपिक क्या आता है? प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है? ताकि अवाम को इंफॉर्मेशन दी जा सके कि हम जो शेयर्स दे रहे हैं तो कंपनी की पोजीशन क्या है। तो आप ये सुने, अगर एक एमसीक्यू आता है कि जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि उसमें पाबंदी है, किस चीज की? पब्लिक इन्विटेशन नहीं कर सकती। इन्विटेशन पब्लिक का मतलब क्या है? जनरल होलसेल में एक बंदे से अगर मैं जाके बात करता हूँ, ये पब्लिक इन्विटेशन नहीं है।
पब्लिक इन्विटेशन, यहाँ वर्ड पब्लिक का मतलब है सारे लोग, आप उसके बारे में कोई एड नहीं दे सकते, आप प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। मगर अगर आपको 3-4, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इनिशियली कंपनी को रजिस्टर किया विद 4 मेंबर्स, शेयर होल्डर 4 है, तो कितने मेंबर बढ़ा सकते हैं दीदी? 46। इसका मतलब मेंबर तो आ सकते हैं, और मेंबर्स आपस में शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जब ट्रांसफर कर सकते हैं तो रिस्ट्रिक्शन है, और नए मेंबर आने पे क्या है? नहीं, नए मेंबर पे आके क्या है? कोई पाबंदी नहीं है, जब तक के शेयर्स के मेंबर्स कितने हो, कोई पाबंदी थोड़ी है यार कि भाई नए मेंबर ला नहीं सकते। हाँ, नए मेंबर का तरीकाकार क्या होगा? पब्लिक इनविटेशन नहीं होगी। तो कैसे करें? आपसे बात की, उसके बाद की, उसके बाद की आ जाओ, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकते, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, टीवी पे नहीं बोल सकते। ठीक है, आई समझ बात है आपको? अब तीसरी बात क्या है? प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक, द वर्ड इज पब्लिक। और इनविटेशन के फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। कंपनियां नॉर्मली जो इनविटेशन कर रही होती है ना, नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर रही, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया भाई आईपीओ, और उसके अलावा प्रोस्पेक्टस मिल सकता। देखिए मुस्तफा शाबाश भाई, बेटा भाई कहता है इनमें से एक की भी वायलेशन हो जाए तो फिर आते हैं बेटा। अभी इसकी लैंग्वेज, मुस्तफा तुम्हारा जो सवाल है ना, ये लैंग्वेज ऑफ द लॉ से, तो लैंग्वेज ऑफ द लॉ पढ़ने दे मुझे, ठीक है? उस वक्त तुम्हें जवाब मिल जाएगा, अगली स्लाइड पे मौजूद है इसका जवाब, यहाँ मौजूद है, देख लो। अगर तुम समझ गए हो तो समझ जाओ, तुम समझ भी गए देख लो, तुम्हारे लिए इसमें जवाब मौजूद है, समझ गए मुस्तफा? जल्दी कंफर्म करो। उसने सवाल पूछा ऐसा, इनमें से एक भी वायलेट देन पब्लिक कंपनी, सवाल का जवाब बोलो मुस्तफा, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो मैं एक्सप्लेन करूंगा यार, मिल गया, चलो आगे भाई एक्सप्लेन करता हूँ। इनमें से एक नहीं, क्योंकि सारे कंडीशंस किसके लिए हैं? ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए चार्ट बनाया है ना, असल में ये डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की। जब हम इस चार्ट को देख रहे हैं ना, तो प्लीज यहां से लेके इधर की तरफ जाओ, ये डेफिनेशन लॉ में यहां तक की बात की गई है, और कहा गया है कि जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन थी, ये मौजूद थी, यस, ये मौजूद थी, यस, ये नहीं मौजूद थी, तो क्या बन चुकी है? पब्लिक। ये उसका सवाल था, ये इसका जवाब था भाई, ठीक है? तुम्हारी वजह से मुझको जवाब देना पड़ा। मैं वापस आ रहा हूँ बेटा अपने पॉइंट पे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है बेटा, कि आप अब फर्क जब करोगे तो किस तरीके से करोगे भाई? फर्क किस तरीके से करोगे? सबसे पहले 3 चीजें याद करें, याद करते हैं, कुछ 3-4 अल्फाज ही तो हैं। नंबर 1 क्या देखना है? रिस्ट्रिक्शन, द वर्ड इज रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन। नंबर 2, मेंबर्स कितने? 50 तक लिमिट है कि नहीं है? तो तीसरा, वर्ड है प्रोहिबिशन, किस पे? पब्लिक इन्विटेशन। भाई पब्लिक इन्विटेशन किस चीज की? शेयर्स डिबेंचर्स। इसलिए की है कि फंड्स को 2 कैपिटल के थ्रू लाया जा सकता है। एक को कहा जाता है शेयर कैपिटल, कंपनी की फाइनेंसिंग है ना, अच्छा वो बुक वहां रहेगी है। मैं आपको बताऊंगा कि इवन एक बुक में लाया था, वो अपने रेफरेंस के लिए, तो वो दिखाई नहीं थी आपको। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है, जो यूके से पब्लिश थी, उसमें सारी बुक का ताल्लुक कंपनी लॉ के कुछ हिस्से से है, उसका ताल्लुक फाइनेंस। तो इंटरनेशनली ये क्लासिफिकेशन की जाती है, जो उस बुक में मौजूद है क्लासिफिकेशन, कि इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कब आता है? जब शेयर इशू करके आप फाइनेंस रेज करते हो। और दूसरा कहलाता है लोन कैपिटल, लोन कैपिटल को भी कैपिटल कहा जाता है, दूसरा लोन कैपिटल। इसका सबसे कॉमन मेथड क्या है? डिबेंचर। इसका मतलब है फंडिंग खुद अरेंज करो, बाहर से नहीं लाओ, जनरल पब्लिक से फंडिंग नहीं मांगो। चाहे वो फंडिंग आपकी, ऊपर भी देख सकते हो ना, कि चाहे वो फंडिंग तुम शेयर कैपिटल के लिए इधर से भी नहीं, यानी देखिए ना, जब आप एक होलसेल में जनरल पब्लिक से फंडिंग मांग रहे हो, तो सिर्फ वो शेयर्स के थ्रू थोड़ी होगी, वो तो लोन के थ्रू हो सकते, वो भी नहीं मांग सकते। मगर लोन क्या नहीं ले सकते? ले सकते हो, जाओ बैंक के पास, किसी एक बंदे से ले सकते हो, ले सकते हो, पब्लिक इन्विटेशन नहीं हो सकती। सही, पब्लिक इन्विटेशन सिर्फ डिपेंड, मतलब शेयर के लिए मना के दोनों की, इसलिए कि आप प्राइवेट हो, आपने पहले, चलो एक बात सुनो,
नियत करता हूं मैं 2 रकात नफिल की, तो 3 क्यों पढ़ रहा? सोचो 3 क्यों पढ़? आपको पता है इसमें एक चीज हमारे कंपनी लॉ में रिसेंट एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक क्लॉज, मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता था जिसको कहते थे ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताया जाता था कंपनी क्या काम करेगी, वो लिखनी पड़ते थे। अब मेन लाइन ऑफ बिजनेस बतानी पड़ती थी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी बनाते थे ना, तो इस हद तक भी बताना पड़ता था हम ये काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि इसलिए चाहते थे कि इसमें जो बाहर के लोग हैं, पब्लिक को बचाना था, आम लोग इनसे, इसे लीगल क्रिएचर ऑफ लॉ है। तो आप कह रहे हो कि जी हम प्राइवेट हैं, प्राइवेट कहते ही उसको है, प्राइवेट लफ्ज की मीनिंग क्या है? लिमिटेड। 4 फैमिली लिमिटेड है, प्राइवेट हो ना, बिजनेस प्राइवेटली करना चाहते हो तो पब्लिक तक नहीं जाना चाहते हो। अगर वो काम तो पब्लिक वाले कर रहे हो ना, तो दूसरी कैटेगरी में चलो, तो 4 रकात नफिल पढ़ो, 4 रकात पढ़ो। पब्लिक से पैसे मांगोगे तो पब्लिक कंपनी बन जाओ यार, पब्लिक से मांगोगे तो प्राइवेट फंड्स वेस्ट होते। क्लियर बेटा? सर ये अगर पार्टनर आपस में शेयर नाम में बेच देते हैं, सीई को बेच देते हैं, तो यही तो फर्स्ट राइट है। देखिए सवाल आया ऑनलाइन बेटा, सवाल क्या आया है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपस में बेच दें। भाई सपोज कर लो सी ने डी को बेचा, भाई यही तो होगा। आपको पता है डी के जाने से पहले ए और बी को ऑफर होगा, डी को शेयर, यही तो रिस्ट्रिक्शन है बेटा। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि किसी आउटसाइडर को देने से पहले एग्जिस्टिंग को ऑफर करनी पड़ेगी, तो कोई मसला नहीं। अगर बी को बेच और फिर ए बना कर दे, वो नियम बनता है। बात ये है कि कंसेंट तो लेनी पड़ेगी ना, और इसका फिर डिटेल आएगी जब वो मालूम है, इसकी निटी-ग्रिटी एक एक चीज लॉ में लिखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी की लैंग्वेज पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसीलिए लिस्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल ये कमेंट आया है इसका मुस्तफा का कि प्राइवेट कंपनी इसलिए लिस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो फंडिंग पब्लिक से नहीं, जनरल वे में नहीं ले सकते। ठीक है, चलो आगे। बट डेफिनेशन देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम पब्लिक की। पब्लिक मींस अ कंपनी which is what, which is not a which is not a private company level। इसका मतलब है प्राइवेट बनने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। इन 3 कंडीशंस में नंबर 1 ए, नंबर 2 बी और नंबर 3 सी, मगर सारी एक साथ एक भी फुलफिल नहीं हुई, आप पब्लिक कंपनी। तो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक में कहां लिखा है, कहां लिखा है उसका लिस्टेड होना? नहीं है, लिस्टेड होना उसकी कोई प्री कंडीशन नहीं, बस ये 3 चीजों की बुनियाद पे लिखेंगे। 3 मौजूद है, वो कंपनी क्या है? प्राइवेट। नहीं है मौजूद, पब्लिक। ये देखें, अ पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मे और मे नॉट, एक कंपनी है वो लिस्ट होना ही नहीं चाहती, नो, यानी जो एग्जिस्ट एक होता है ना कि जी पब्लिक कंपनी के लिए टू एग्जिस्ट, पब्लिक कंपनी को टू एग्जिस्ट क्या लिस्टिंग कराना जरूरी? टू एग्जिस्ट क्या लिस्टेड होना जरूरी है? नो। क्या हो गया, दूर रख दे। लिस्टेड होना इसके लिए जरूरी नहीं है, उसके पास ऑप्शन मर्ज। तो लिस्टेड होने से फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होता है, एक बार लेकिन तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऑनलाइन मेरा सवाल है लिस्टेड होने से क्या फायदा होता है, रुको जरा, सबसे बड़ा पहला फायदा सुनो। शेयर प्रीमियम दे देते हैं। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या चीज मैंने बोली। देखो अगर आपने लिस्टिंग करवाया, आपको एक टके का फायदा नहीं है, वो तो शेयर होल्डर आपस में खेल रहे हैं, कंपनी को तो कुछ नहीं मिल रहा। वहां के वो तो वहां पे लूडो खेल रहे हैं, वहां पे ताश खेल रहे हैं कि यार शेयर बढ़ेंगे गिरेंगे, आज ही अब तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो बढ़ेंगे, फिर वो साहब आने वाला है, गिराओ शेयर गिराओ। तो अब बात ये है, वो तो लिस्टेड कंपनी, मगर एक बात सुनो, वो जो स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेडिंग चल रही है, कंपनी कभी भी शेयर्स स्टॉक, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट, नॉट द प्राइमरी मार्केट ऑफ शेयर्स। कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स इशू करती है वो अलॉटमेंट में, आईपीओ में डायरेक्ट शेयर्स इशू करती है, वो डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट है। तो सेकेंडरी मार्केट पे तो कंपनी का कोई वास्ता ही नहीं है, मगर फिर भी उसको क्या फायदा है? यस, सेकेंडरी मार्केट का फायदा होता है क्या है, उसको बहुत बड़ा फायदा है। जब वो शेयर्स उसके ट्रेड हो रहे होते हैं ना, ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उसकी
की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ रही होती है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि आर्टिफिशियल भी नहीं बोलना चाहिए, कंपनी के पार वैल्यू, जो कंपनी के शेयर्स की असल वैल्यू होती है उसको पार वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। कंपनी का शेयर ऑफ मार्केट पाओगे ना, अगर प्रिंटेड फॉर्म में हो उसमें लिखा होता है कि इस शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए, पर उसकी पार वैल्यू 10 रुपए, मगर ट्रेडिंग की वजह से वो चल रहा होता है 800 रुपए। और अगर ये ट्रेडिंग नहीं हो रही होती तो वैल्यू कैसे चेक करोगे बता? सर लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं जब आपस में डीलिंग करते हैं ओवर द काउंटर, तो Over the counter. सडनली प्रीमियम है इसमें। यस, उस सूरत में फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ना। यही तो फायदा है लिस्टिंग का। अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो कैसे आप वर्कआउट करोगे कि प्रीमियम कितना ले, उसकी वर्थ कितनी ज्यादा है, शेयर्स की इशुएंस प्रीमियम पे हो रही होती है। भाई हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, साबित तो करो। पब्लिक लिस्टेड में साबित नहीं करनी पड़ती, ठीक है, साबित शुदा है, ये फायदा है उनका। तो अगला जो आईपीओ आएगा ना, अगला, उस अगले आईपीओ में वो पता होता है मार्केट में शेयर्स कितने की चल रहे हैं। मार्केट में शेयर चल रहे हैं 800 रुपए के और कंपनी के पार वैल्यू पे 10 रुपए लिखा है, मगर कंपनी ऑफर कर रही है 600 रुपए। आईपीओ कभी भी फेल नहीं होता, कंपनी का सस्ता रखते हैं ताकि सेल तो हो जाए, वरना 800 रुपए लगेंगे तो नहीं चल जाएगा वो पहले वरना आईपीओ फेल हो जाता है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस आपसे करिए। जो एग्जिस्टिंग शेयर वो ऑफर किया प्राइवेट राइट की वजह से पहले वो अलग चीज, क्योंकि वो मेंटेन ना हो वो अलग चीज है। ये क्यों आया था, ये राइट इशू पे डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये मैं ये राइट इशू की बात कर रहा हूं, रुको जरा। राइट इशू की बात बिल्कुल सही है, आया क्यों पाकिस्तान में राइट इशू के रूल्स बने जो इसी आदम जी की वजह से। मेंटेन आदम जी ने मैंने केस स्टडी एक्सप्लेन किया था, शायद आप फिर उसको के बाद आप नहीं आए थे। मैंने यही तो जिक्र किया था, मैंने यही तो कहा था शुरू में, मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो शुरू में केस बताया था मैंने कि फोर्सफुल टेक ओवर हो गया था पाकिस्तान की इसलिए कि तो कभी ये रिस्ट्रिक्शंस आई थी। मैं डिस्कस करूंगा उसको, आज सिर्फ हम इस हद तक लिमिट करेंगे क्योंकि गुफ्तगू करेंगे ना तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए और बहुत कुछ आने वाला है, तो थोड़ा सा हम उसको रोक के रखेंगे ताकि आज का हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन बेटा आवाज के बारे में कंफर्म करो। आज मैं आपको शेयर होल्डर और मेंबर का फर्क लॉ के हिसाब से सिखाऊंगा, वहां तक मुझे पहुंचना है। ये ऑनलाइन बेटा आवाज जल्दी करो। मनी लोगों को आवाज समझ में आ रही, बाकी बारी बेटा अली बेटा देख लो बाकी को क्लियर है। हां बेटा जी प्रोवाइडेड एंड रिलेटेड मैं आ रहा हूं, रीड करूंगा। आ जाओ भी वापस। अब आ जाए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स। ये बात कहां लिखी होती है? नो नो नो, तो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। एक मेमोरेंडम है, एक आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ व्हाट? ये अलग से एक डॉक्यूमेंट है, इन दोनों को मिला लो, कंपनी इसके हिसाब से चलेगी। तो जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है कंपनी का, जैसे वन ऑफ देम इज शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते, वन ऑफ देम इज दिस। तो उसमें क्या कंपनी ने, उसमें क्या कहीं आर्टिकल में कंपनी ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? अगर लगाई है तो क्या बन जाएगी? प्राइवेट बन जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसने लगानी है? कंपनी ने। कहां? आर्टिकल्स में। तो बात ये है कि मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स। ऑनलाइन बेटा आवाज के बारे में मैं कंसर्न हूं, मुझे वेरीफाई करते रहिएगा, आपको कोई इशू आता है तो। अली बेटा कंफर्म करो बेटा, आपके पास क्या ठीक है आवाज? नहीं है तो मुझे बताना जरूर बेटा। सही है मेमोरेंडम इंटरनल होता है एक्सटर्नल, आर्टिकल इंटरनल यस यहां पे क्या रहेगा सर ये इंटरनल, इंटरनल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व। तो आर्टिकल में दोनों आना है क्या नहीं ओके। हमारा अगला जो टॉपिक है ना, यानी अगला चैप्टर जो होगा उसमें हम मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, सामने रखेंगे आर्टिकल और मेमोरेंडम को, फर्क सीखेंगे। देखो बेसिक फर्क क्या करने की, जो बेसिक फर्क करने की जो बात होती है ना, वो ये है कि कंपनी के दो किस्म के मैटर से, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल को डील करते हैं मेमोरेंडम के थ्रू और इंटरनल को डील करते हैं आर्टिकल्स के थ्रू। मेमोरेंडम जो होता है ना वो आपका 4-5 सफे का होगा, आर्टिकल 20-25 सफे का, क्योंकि वो इन डेप्थ डिटेल्स में होते हैं। तो बाकी इसकी कंटेंट आने वाली, बस अभी इतना है कि मेमोरेंडम का ताल्लुक एक्सटर्नल वर्किंग से है और इसका इंटरनल से। ठीक है, आ जाओ इसमें कि क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इसका मतलब क्या है सेव एज का?
एक्सेप्ट ऐसे। इसका मतलब है कि अगर एक्ट में लिखा है कोई भी बात, आर्टिकल्स उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी के लिए अगर सपोज करें प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के, इवन प्राइवेट कंपनी, और लॉ में लिखा हो, एक्ट में लिखा हो कि इसके शेयर्स की ट्रांसफर पे पाबंदी नहीं होगी, अगर एक्ट में लिखा हो तो भी वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। इसको आप ओवरराइड करके आर्टिकल्स के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, यानी आर्टिकल वो पाबंदी नहीं लगा सकते जो लॉ में नहीं, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन जो लगा रहे हैं वो लॉ को ओवरराइड करके नहीं लगा सकते। पहला सिंपल इस बात को छोड़ दे, पहले पॉइंट पे आ जाए कि रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे लग गई, इस पे ट्रांसफर ऑफ शेयर। सेकंड, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 but not including persons who are in the employment of company। ये क्या बात हुई? एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी की हसीन तरीन मिसाल है खुद सीईओ जिसके पास नहीं एम्प्लॉय शेयर स्कीम नहीं है। यहाँ कंपनीज एक्ट में उसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी नहीं कहते, वो टैक्स में कहते हैं, जहाँ कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस, यहाँ स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, ये कौन सा है? ये खूबसूरत मिसाल है सीईओ जिसके पास एक शेयर हो ताकि वो बोर्ड मेंबर बन सके, या बोर्ड मेंबर बन सके। ये नॉमिनल, ये रियल नहीं है, नॉमिनल होते हैं, इसकी वजह से उसको काउंट नहीं करते। तो इसका मैं हाँ लगाओ एम्प्लॉइज बढ़ाओ, कितने सीईओ लगाओ, रियल ना हमारे सैलरी अभी तो देनी पड़ेंगे ना। प्राइवेट नहीं ना, मुझे प्राइवेट में रखना है। हाँ अब मैं चाह रहा हूँ एक और बंदा भी आ जाए। कौन? जब और उसको कितने शेयर दोगे? सोचो ना जरा। ये शेयर अब इसे एससीसी पे क्यों बैठी है फिर? ऐसे देखिए एक बात सुनिएगा, सुनिएगा कि लॉ बनता ही इस अजम्पशन के साथ है कि लोग ईमानदार हैं, और बेईमानी करने वाले को लॉ कभी नहीं पकड़ सकता। इसीलिए इदारे बनाए गए हैं जो उनको पकड़े, और इदारे अगर नालायक नाकाम होंगे हमारे मुल्क की तरह तो फिर ऐसे हो सकता है जो तू सोच रहा है, बिल्कुल हो सकता है, कौन बड़ा करेगा उसको। मगर बात ये है कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको लिमिटेशन। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोहिबिट्स एनी invitation to public to subscribe for the shares and debentures of the company। ये तीनों बातें हमने देखी हैं, अगर तीनों का जवाब यस है तो वो कंपनी बन चुकी है। अब तीनों याद हो गए? प्राइवेट कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहले दूसरी, तीसरी, ठीक हो गया। Provided that there two or more persons hold one or more share, ये सुनना, two or more persons hold one share, आगा और more shares in a company jointly, two or more को छोड़ दो, अब one or more में more को छोड़ो, कोई समझाऊंगा कॉन्सेप्ट वन पे बनेगा, more पे भी अप्लाई करेगा, तो वन को ध्यान में रखो कि there two or more persons hold one share in a company jointly। Now the point is jointly। shares property की तरह है, shares property की तरह है, अगर shares property की तरह है तो jointly परचेज की जा सकती है। मुझे एक दुकान परचेज करनी थी, मेरे पास आधे पैसे आधे दूसरे, हमने मिलकर दुकान ले ली, हम जॉइंट ओनर्स। ऐसे ही शेयर्स के भी जॉइंट ओनर हो सकते हैं। सपोज करते हैं एक शेयर बिक रहा था सिंगल, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सिंगल नहीं बिकता, स्टॉक में बिकते हैं, मगर पॉसिबिलिटी तो थी ना, पास्ट के साथ ही जनरल बात हो रही है ना, तो कंपनी सिर्फ आज की थोड़ी है, क्योंकि याद रखना कंपनियों के लिए जो रेलेवेंट पोजीशन है वो ये है कि 1913 या उससे पहले की भी कंपनी पाकिस्तान में हो सकती है, तो उस वक्त की पोजीशन को प्रोटेक्ट किया गया है। सपोज करें आज अगर मना करता है किसी चीज से कि अब ये नहीं कर सकते, मगर पहले वाली कंपनियों को तो मना नहीं था, तो कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है। अब मुझे एक बात है, पार्ट पेड शेयर हो सकते, अनपेड हो सकते नहीं हो सकते, मगर पॉसिबिलिटी थी, हाँ पहले थी, तो कुछ ऐसी कंपनियां होंगी। आप समझ लो मेरी बात, समझना, जो आज कंपनी लॉ की पोजीशन है वो उन कंपनीज के लिए है जो उसके तहत बनी। कुछ ऐसी कंपनियां भी होंगी जो पुराने कवानीन के तहत बन चुकी है, उसमें पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है। भाई प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे हैं? इशू होती है नहीं, तो वो क्यों करते हैं? भाई पहले वाली कंपनियों के इशू होंगे,
ठीक है, तो हमें बहुत सारी वो बातें भी करनी है जो पहले वाले के लिए होती है, तो लॉ रखते वक्त सबको कवर करना है उसमें, इसलिए ये बात लिखी है कि सपोज करते हैं ज्वाइंट टी, अब एक बंदा है, एक शेयर है, ओके, एक काउंट होगा, एक काउंट होगा, एक बंदा एक शेयर काउंट होगा, दो बंदे एक शेयर, कितने काउंट होगा, कितने काउंट होंगे? कहता है दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ, लेक्चर में शेयर नहीं पर मैं दोबारा सुनो, तुम मिक्सअप करोगे, मुझे पता है तुम दो अलग चीजों को मिला के तुम्हारा जहन खेल रहा होता है। अब दो सिचुएशन दे रहा हूँ, समझ आ जाएगी आपको कि यहाँ क्या मतलब लिखता है। देखिए भाई, एक एग्जांपल पहले आई थी, ये लेफ्ट साइड पे लिखिएगा, अगर आप ऑनलाइन बेटा तवज्जो करना। सपोज करें एक बंदे के पास में 20,000 शेयर्स कितने हैं? 20,000 दो बच्चों में बट गए, ज्वाइंट ओनर नहीं है वो। अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाओ, उसमें ये मैं लिखना चाहता हूँ, फिर इधर ये अब नजर आ रहा है आपको, 20,000 शेयर से बेटा ऑनलाइन कंफर्म करो, जो एक बंदे के थे इंतकाल हो गया, बच्चों को इनहेरिटेंस में 10-10 के हिसाब से मिले, क्योंकि कंपनी का स्टॉक 5,000 का, 5,000 का स्टॉक था, मतलब कम से कम 5,000 आपके पास होंगे, तो 5-5 के दो, 10,000 एक को मिले, 10,000 दूसरे को मिले। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 20,000 के वो ज्वाइंट ओनर्स हैं या 10,000 के वो सेवरल ओनर? अलग अलग ओनर्स, अलग अलग। कितने शेयर होल्डर काउंट होंगे? तो मगर सपोज कर लो एक शेयर था, अब बांट के देखो, इसलिए मैंने कहा एक पे फोकस रखना, एक पे फोकस रखना ताकि वक्त से समझ आए। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने कहा एक शेयर था, अब तो बढ़ नहीं सकता, चलो छोड़ो यार, किसने कहा उसको मरवाना, थोड़ी कर लोगों को मारेंगे और किसी समझ आए, मरवाने जिंदा रखते हैं। एक एक स्टॉक आता है, 5,000 शेयर का स्टॉक है, हमने 5,000 शेयर के स्टॉक परचेज करने, ब्लू चिप शेयर से महंगे हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कंपनी को कहा कि मैं दूसरे के साथ मिलकर खरीदना चाहता हूँ, ज्वाइंट ओनरशिप, दोनों का नाम लिखो, मैंने लाए, सपोज कर लो कि 50,000, दूसरा है 50,000, 1,00,000 के हमने शेयर खरीद लिए, ज्वाइंट ओनरशिप, कितने स्टॉक है? 5,000 शेयर के दोनों, दोनों 5,000 शेयर के दोनों ओनर, कितने काम होंगे? तो इसमें और उसमें फर्क क्या था? फर्क ये था कि वहां ओनरशिप अलग यूनिक थी, अलग अलग लोग थे, अलग अलग शेयर होल्ड कर रहे। अब मैं मिसाल देता हूँ, और इनको मरवाते हैं, चलो और मरवा, ये जो भाई था ये भी डेथ हो गई, सबको मरना है भाई, चलो इसको मारो, ये मर गया। अब देखो इसी मिसाल से तुम्हें समझाता हूँ, चलो लेवल 1 में कितने शेयर्स? 10-10,000, शेयर होल्डर कितने? दो। आ जाए इस भाई को ले, भाई ए को उठाए, भाई ए की बेटे तो हो गई, अब भाई ए के पास के दो बेटे, शेयर कितने टूट गए? 5,000 5,000, ले भाई अब काउंट करो कितने शेयर होल्डर्स? दो, क्योंकि स्टॉक 5,000 का, 5,000 से कम पे नहीं जा सकते, 5,000 पे भाई कौन सा वाला? एक साथ ए के बच्चे, एक पे नहीं बात कर रहा, भाई के बच्चों पे बात कर रहा हूँ, इधर किस पे बात करो? बी भी तो है, भी तो है। नहीं उसको छोड़ दो ना, वो जिंदा है, उसको क्यों मार रहे हो तुम? बस एक पे बात करो ना, आगे सिर्फ एक ही बात करो, उसको जिंदा है, बी जिंदा है। अब आगे इधर, अब बताओ अगर ये भी, ये यहाँ से आके ये टूटे, यहाँ से आके हो, इसकी डेथ हो गई, तीसरे लेवल पे जो एक्स था ये मर गया, इसके बच्चे अब नहीं टूट सकेगा, अब स्टॉक 5,000 का है, अब आगे के दो बच्चे उसको ज्वाइंटली ओन कर सकते हैं, फर्क समझ आया? अब ज्वाइंटली ओन करना पड़ेगा, सर स्टॉक डिसाइड कौन करता है? कंपनी। सही, अगर सिंगल मेंबर कंपनी को बच्चों को देना हो तो इजीली करना है। ये नहीं करना। स्टॉक चलिए समझ आया आपको? अब मेरा पॉइंट क्या था ये डेफिनेशन को समझाने का, कि तीन चीजें थी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, दूसरा है लिमिट ऑन मेंबर्स, और प्रोहिबिशन ऑफ लिमिटेशन। मगर एक क्लेरिफिकेशन हुई कि ज्वाइंटली अगर शेयर्स ओन होंगे तो उन ज्वाइंट में सिंगल मेंबर काम होगा। प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज, फैमिली ओन बिजनेसेस, ये आईटेक का कमेंट है तो वो भी मैंने यहां दिया हुआ है आपको। प्राइवेट पब्लिक कंपनी आपके लिए एक्सप्लेन हो चुकी है पहले। चलिए लॉ में लिखा होता है नोट ही आके नहीं, यहाँ जो नोट्स आ रहे हैं आईटेक की लिख के, ये पूरी आईटेक की बुक है, मैंने आपको इसलिए ये हर एक चीज पढ़ानी है ताकि आईटेक की बुक जब आप रिवाइज करने बैठो तो फिर आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो आपको जो लॉ वाला पॉइंट होगा वो बताऊंगी। बी में ही समझ जाए एम्प्लॉयमेंट वाला।
कौन सा वाला? अगर सीईओ जैसे पर एक शेयर है हम्म। तो वो का मेंबर है कोई होगा? नहीं, मेंबर तो होंगे मगर एक मेंबर होगा। कहाँ किस लेवल की बात कर रहे हो, कहाँ क्या की बात कर रहे हो? ये में काम कर 50 में काम कर कहाँ पे? ये सही एक हो गया, एक ये हो गया, मेयर्स की बात नहीं कर रहे लेट्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, limit वाला, limit the number of its members to 50, not including persons who are in employment. हाँ, पर सीईओ पर एक शेयर है वो 50 में काम नहीं होगा। वो एम्प्लॉय जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे इस रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि बाहर वाले लोग काउंट होंगे। एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ भी हो, नहीं काउंट होगा, कुछ भी शेयर वो काउंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट में एक शेयर्स की पाबंदी नहीं है, कितने शेयर्स की पाबंदी नहीं है। और मैंने मिसाल दी थी आपको वन शेयर बोलकर, मैंने मिसाल दी थी वन शेयर बोल के, वो कितने भी शेयर पा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में। रुको भाई, ये सुने ऑनलाइन आप सुनना। बोर्ड में मेंबर होना, सुनिएगा, बोर्ड में मेंबर होना और एम्प्लॉयमेंट होना, अब इसका उसूल सुन लीजिए। कंपनीज एक्ट के कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं। बोर्ड मेंबर्स दो किस्म के, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर तो है मगर वो एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर देखना पड़ता है डायरेक्टर कौन सा, बोर्ड मेंबर ये कौन सा, ये जॉब करता है कि नहीं करता, करता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आगे जाए बेटा, कुछ सवाल है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे जाऊंगा। क्लियर हो गई, बड़ी बेसिक डिस्टिंक्शन है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब एक टॉपिक था जो टच तो हुआ था मगर उसको थोड़ा फर्दर क्लेरिफाई करना है क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी पढ़नी है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है बेटा, ऑनलाइन वाले बताओ, कंफर्म करो आपको कितने समझ आ गई। क्लियर है भाई, सारी चीज यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, जबरदस्त। अच्छा भाई, अब आ जाए ये सेक्शन 14 मोड ऑफ फॉर्मेशन पे। इसके लिए भी अगेन तीन बातें, तीन चीजों को देखेंगे। पहली चीज क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल, पहले कवर्ड है, थोड़ा सा टच किया था। ग्रुप ऑफ पीपल लॉ पर्पस के लिए जमा हो रहे हैं और अपना नाम सब्सक्राइब कर रहे हैं टू मेमोरेंडम को। और सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी के उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर गिवन है। अब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आप भी पढ़ोगे, सीखोगे कि क्या है। अगर फॉलो कर लेंगे तो 3 आर मोर मेंबर होंगे तो पब्लिक कंपनी बनेगी, 2 आर मोर मेंबर होंगे तो प्राइवेट कंपनी बनेगी, और 1 होगा तो सिंगल मेंबर कंपनी। प्रोसीजर वही है सबका, तीन चीजों में से आपको फिर 3 याद करनी पड़ेगी। एसोसिएट फॉर लॉ पर्पस, सब्सक्राइबिंग द नेम टू मेमोरेंडम, और क्या अप्लाइंग कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सारा काम फिर दो बंदे पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते नहीं। देखिए बेसिकली बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज का, ओवर पीरियड ऑफ टाइम किसी मखसूस पर्पस को सर्व करने के लिए आया है। किसी न किसी बिजनेसेस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। ये वो चीजें नहीं है कि जो पेपर पे बनी और लोगों ने सोचा हो ये यूं होना चाहिए फिर कानून बना दिया गया, नहीं ऐसे नहीं है। एग्जिस्टिंग रियल लाइफ सिचुएशन को टेकल करने के लिए किया गया। अब आप देखो कि दुनिया भर में जो पब्लिक कंपनी की जहां तक बात है, पब्लिक कंपनीज आर सपोज्ड टू बी बिग और बिगर, एट लीस्ट बिगर देन द प्राइवेट कंपनीज। तो इसीलिए ये इसकी नंबर पे आपको पता है कि इस जमाने में ये 3 नहीं 7 नंबर होता था, 7 मेंबर्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी बात, आपका सवाल अपनी जगह, क्यों वाला मौजूद है, क्यों मेंबर तो इस तरह अगर हम कहेंगे ना तो वो फिर लेट सपोज टू प्राइवेट कंपनी एक पे क्यों नहीं बन सकती, सिंगल मेंबर को छोड़ दो बाकी भी तो होना। तो इसीलिए बेटा ये रिस्ट्रिक्शंस ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिलैक्स होती रही। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सिंगल मेंबर भी कंपनी बना सकता, 2 कम से कम चाहिए, उधर 7 चाहिए होते थे। अब 7 से किधर चला गया, 3 पे, और वो 2 से कहां चला गया, एक पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। चलिए अब ये चीज गो थ्रू करते हैं बेटा। सेम चीज आपने पढ़ी है, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी स्टडी किया है। इसी कॉन्सेप्ट की थोड़ी अंग्रेजी देख लेते हैं ताकि आपके लिए बुक पढ़ना भी आसान हो जाए। एनी 3 or more persons associated for lawful purpose may by subscribing their names to memorandum of association and complying with the requirements of
ऑफ दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन क्या फॉर्म कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, वही सारी चीजें हैं। फिर क्या लिखा है, टू और मोर पर्सन सो एसोसिएटेड यानी ऊपर की तरह रिक्वायरमेंट्स पूरी करें कौन, टू और मोर पर्सन। तो लाइक मैनर यानी उसी तरीके से क्या बन सकती है प्राइवेट कंपनी, सेम प्रोसीजर बट टू और मोर प्राइवेट कंपनी बनती है। यहाँ पे तीसरा देखो क्या है, एनी वन पर्सन, मोर नहीं हो सकता यहाँ, वन पर्सन may form a single company by complying with the requirements with respect to, मगर वो कंपनी होगी तो सिंगल मेंबर, टाइप कौन सी उसकी, वो प्राइवेट, क्योंकि वो है ही प्राइवेट, फीचर्स नहीं, वो है ही प्राइवेट, क्योंकि अकेले बंदे तक लिमिट किया ना, क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्ट ही तो करना था उसको, प्राइवेट वाली फैमिली में है ना ये सिंगल मेंबर, तो सेम फीचर सेम है ही प्राइवेट एंड सच अदर रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स भी होती है सिंगल मेंबर की, वो अलग रिक्वायरमेंट्स क्या है वो कुछ अभी आ रहा है, तो जो जो नॉर्मल प्राइवेट में नहीं होती, द सब्सक्राइबर जो होगा टू द मेमोरेंडम शैल, अब तो ये किसकी बात हो रही है, सिंगल मेंबर की बात हो रही है, तो जो सिंगल मेंबर जो सब्सक्राइबर है जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है वो क्या करता है, शैल, मैंने बताया था आपको, तो ये क्या करेगा, शैल नॉमिनेट a person single person who in the event of his death, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करता है, shall be क्या रिस्पॉन्सिबल। भाई आप ये भी तो कह सकते थे ना, अच्छा चलिए इस पे वो किसको देखिए नॉमिनेट किसको करेगा बताओ, पड़ोसी को, किसी और को, पागल हो गए भाई, अगर उसकी बेटे बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं, अपने बच्चों को करेगा ना यार, अपनी बीवी को करेगा, किसी और को पागल ही करेगा, वो कंपनी उठा के लेके उसके एसेट्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर नॉमिनेट अपनी फैमिली को ही करना था तो नॉमिनेट करने की जरूरत क्या है, भाई जरूरत इसलिए है कि अगर बच्चे माइनर हो तो, बच्चे छोटे हो फिर किसी एक्सटर्नल को करना पड़ेगा। बीवी अगर सपोज करें कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़, या सपोज करें कि नहीं वो पर्दादार खातून है वो नहीं कर सकती, फिर क्या करेंगे, फिर तो गैर को, इसका मतलब वो ये इंश्योर करना चाहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है एंटिटी तो कंटिन्यू है ही, उसका परपेचुअल सक्सेशन है ही, बिकॉज वो कंपनी थी, बिजनेस ऑपरेशन की वजह, तो किसी, इसका मतलब आम तौर पे वो अपने घर में से किसी को नॉमिनेट करेंगे, मगर पॉसिबिलिटी किसी को भी करने की लाजमी नहीं है, अपने बेटे को कर, किसी को भी करे आपकी मर्जी, नॉमिनी होगा वो सीईओ बनेगा, किसी को भी करे, सीईओ को कर दे, नॉमिनी का जो रोल वो सीईओ वाला रोल, हाँ वो लिखा है, वो लिखा है, सीईओ वाला रोल नहीं होगा, वो सीईओ बन के कब्जा करके नहीं बैठेगा, उसने करना क्या है, इस नॉमिनी ने करना क्या है ये देखिए, नॉमिनी विल बी रिस्पांसिबल किस काम के लिए, अब ये इस पे एमसीक्यू बन सकता है भाई, ये ऐसी बात है जिसके सवाल बन सकता है कि नॉमिनी की क्या जिम्मेदारी है, in case in the event of a death of single member what are the responsibilities of nominee, वो क्या होंगे, वो ये ट्रांसफर द शेयर्स टू, ओके पहला है ट्रांसफर द शेयर्स टू लीगल heirs of the deceased subject to succession to be determined under Islamic law of inheritance, in case of non muslim उसकी अपने respective law के तहत। अब देखिए हमारे पास एक इनहेरिटेंस का लॉ है, इनहेरिटेंस, चले मैं आपसे पूछता हूँ कि इनहेरिटेंस तो चलो वो जो लिखी हुई है कुरान हदीस में चीजें वाज़ेह हैं कि किसका कितना हक है, और अगर मैं नहीं पता होता तो किसी आलिम से पूछ लेते वो बता देता है कि इसका 1/3 होगा, इसका ये होगा, इसका 1/4 होगा, वो सारे लॉ के हिसाब से हमें बता, मगर ये फैसला कौन करेगा, डिस्प्यूट आ जाए तो कहाँ जाएगा, ठीक है कोर्ट। इसका मतलब है कि डेथ के फौरी बाद मामला ऐसे नहीं होते, अच्छा माइनर हो तो फिर क्या होता है, आपको पता है समटाइम्स माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंट्स बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी कंपनी के अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से अब नहीं होगी, बिजनेस ऑपरेशन नहीं रुकेंगे, कंपनी की, कंपनी नहीं मरी, बंदा मर गया है, मगर लीगल एयर्स जो हैं अगर उन तक जाए जब तक बात, तब तक कंपनी का क्या होगा, वो ब्रिज क्रिएट कर रहा है इसके थ्रू, ये नॉमिनी के थ्रू ब्रिज क्रिएट कर रहा है, क्या ब्रिज क्रिएट कर रहा है कि सपोज करो कि मामला अगर 2 महीने में होते हैं और अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया और मामला चले जाते हैं 2 साल के बाद, तो फिर अगर हल होने पे आए तो 1 दिन भी ना लगे,
तो आपको नहीं पता ना, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, वरना तो सिंपल तरीका क्या था लिखने के लिए कि भाई कंपनी का जो अगला बंदा होगा वो टेक ओवर कर लेगा, फिर इतना आसान थोड़ी टेक ओवर करना। वो पहले राइट तो डिटरमिन करें उन सबके, कितने बच्चे थे, कितनी शादियां थी, कभी कभी सीक्रेट मैरिजेस सामने आ जाते हैं उस वक्त, चलिए हमारा भी है केस, सही है। उस वक्त के लिए फिर ये ट्रांजेक्शन करने के लिए लॉ ने रखा है, क्या रखा है कि नॉमिनी, ताकि बिजनेस तो चलता रहे मगर नॉमिनी या ओनर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इस्लामिक लॉ, और अगर वो नॉन मुस्लिम है अदर देन इस्लामिक लॉ के, तो उनका अपना, हमारे मुल्क का जो नॉर्मल लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन का वो चलेगा सर ये जो नॉमिनी होगा वो सिर्फ उस पीरियड के लिए है, उस पीरियड के, जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता। जैसे शेयर्स ऑफ Yes. सही रिस्पांसिबल है फादर, मतलब नॉमिनी का काम रुको ऑनलाइन बेटा एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, सुने, अब अच्छा सवाल आया है, वो है लायबिलिटी, इसको कहते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ नॉमिनी क्या है भाई, लायबिलिटी ऑफ नॉमिनी उस हद तक है जिसकी उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी पहले पढ़ो तो है क्या, अभी बिजनेस चलाने की बात तो आई नहीं है ना अभी तक, अभी तक तो ट्रांसफर करने का था, वो कहेगा नानक वीडियो बिजनेस को यार मैं क्यों बढ़ूं, मैं तो सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए आया था, मुझसे ये पूछो मैंने ट्रांसफर करा है कि नहीं करा है, मेरा जिम्मा जिस हद तक है, आई एम लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी, मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी, ट्रांसफर की हद तक है। तो एक रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी मेरा, ट्रांसफर, आगे आओ दूसरी, मैनेज द अफेयर्स, आगे जिम्मेदारी, मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ ट्रस्टी, अपने लिए नहीं करना कि मैंने चुके 6 महीने चलाई तो अब मेरा भी हक है स्टाफ में, अब मुझे भी चुके, ये देखें सपोज करते हैं एक रियल केस तो नहीं, करीब रियल केस है, एक केस में एक बंदे की डेथ हो जाती है, मैंने चूंकि सिंगल मेंबर कंपनी देखी है, सिंगल मेंबर को कन्वर्ट होते हुए देखा, ठीक है। तो एक कंपनी है, असल नाम बताना मुनासिब नहीं है, बट किसी टीवी चैनल को था, म्यूजिक का कोई टीवी चैनल था, एंड वाज रजिस्टर्ड एज सिंगल मेंबर कंपनी, नहीं एटेक्स नहीं, ये मैं बता सकता हूं कि मैं उसको ऑनर पे जाता, तो अब क्या हुआ, अब बंदे की डेट को फिर, अब ट्रस्टी ने उसको जबरदस्त चला दिया, 3 महीने की रेवेन्यू बढ़ गई, 3 गुना हो गए, अब ट्रस्टी कहे मेरी वजह से मुझे भी हक दो, भाईजान तुमने कुछ भी नहीं किया, अगर हुआ भी ना तो मेरा हक नहीं है, बिकॉज़ यू वर एक्टिंग एज अ ट्रस्टी अपने लिए कुछ नहीं करता, बेनिफिशियरी के लिए करता है, ट्रस्टी में बेनिफिशियरी तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशंस की भी है, वो अलग बात, वो अलग शेयर मांगने भी आते हैं, ठीक है, शेयर मांगने नहीं है बात है, मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज ट्रस्टी टिल सच टाइम एज द टाइटल टू द शेयर्स आर, कोई है जब तक शेयर ट्रांसफर, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू, ये देखना मतलब ये पढ़ा चुका हूं, टू मोर देन 1 लीगल ईयर द कंपनी शैल cease to be a single member company and comply with provisions relating to conversion of company to private। अब देखिए वो कहता है कि अगर एक शेयर था यानी एक शेयर होल्डर था, उसकी ओबिडियंस, अब आगे तो एक शेयर तो नहीं टूटेगा ना, बंदे तो एक ही होगा, उसमें अलग अलग तो होंगे नहीं, तो कहता है अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर 50 से ज्यादा है तो वो अलग बात है, सिंगल मेंबर के लिए आगे 50 से ज्यादा बच्चे हो तो उसमें क्या ऐसे है ना किसी में कंपनी के रूप में उधर वो तो मेरे लिए उधर होंगे होते तो होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही से है। अच्छा मुझे सुनिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है प्रोवाइजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे अगर ट्रांसफर हुआ तो शीश to सिंगल मेंबर कन्वर्ट कर, अब देखिए क्या लिखा है कंप्लाई विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन टू अ प्राइवेट कंपनी। अब इसमें थोड़ा अपनी तरफ से मैं आपको आसान करने के लिए एक बात बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सेक्शन सुनिएगा कंपनी के जो कोर्स में आपको आप आगे चलते पढ़ेंगे, ये सुनिएगा, ये लिखा है कन्वर्जन, सेक्शन का टाइटल पढ़ रहा हूँ, सेक्शन नंबर नहीं बता रहा, कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी into a single member company and vice versa। Conversion of status of private company into a single company, single member company और vice versa।
तो सेक्शन है 47। इन अदर वर्ड्स अगर ये होगा ना तो सेक्शन 47 अप्लाई करेगा। आपको सेक्शन 47 के प्रोसीजर को फॉलो करके वाइस वर्सा यानी सिंगल मेंबर को प्राइवेट कंपनी ये प्रोसीजर नॉमिनी करो। ये जो बात में सिंगल मेंबर नहीं रही ना, ट्रांसफर करना है उसको शेयर। क्लियर हो गया बेटा? प्रोसीजर के हवाले से मैं अभी थोड़ा खामोश में रहा हूं। इसमें सब सेक्शन 6 है, इसके अंदर सारा का सारा हम कवर करेंगे एक लेटर स्टेज पे आके। अब आपके पास थोड़े से कॉन्सेप्ट हो गए तफसीली, बेहतर। ये बात आपको पहले ही पता है, इसमें पढ़ने की कोई चीज नहीं है। इसके मुताबिक 3 किस्म की कंपनी हो सकती है। ये इसी सेक्शन का जो सेक्शन आपने पढ़ा ना, ये सेक्शन कौन सा है 14, उसी सेक्शन का ये सब सेक्शन 1 था, सब सेक्शन 2 है, सेम जगह लिखा है। एक कंपनी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। ये सारा हमने पहले चार्ट में समराइज किया। अब आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, होल्डिंग और सब्सिडी का फर्क। ये हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। अगली क्लास में मैंने कहा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर 1 के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, फिर मैं आपको एक रिव्यू भी दूंगा चैप्टर 1 का। वो चैप्टर 1 जो मैंने अपना बनाया हुआ है ना, आगे खोल के क्यों रिव्यू भी दूंगा। देखो ये सारा आपका कोर्स कवर होगा। आईकेएल की बुक के साथ से सिर्फ एक चीज मैं छोड़ूंगा चैप्टर 1 की, वो है दफ्तरी बातें जो एसीसीपी से मुताल्लिक। एसीसीपी का फंक्शन क्या है, एसीसीपी की पावर्स क्या हैं, ये अभी समझ नहीं आनी, खामखा फजूल सी चीज है। इसको जब पढ़ तो लें, जिस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो वो पढ़ के फिर आऊंगा तो पावर समझा दूंगा। तो इसलिए एक सेगमेंट चैप्टर 1 का रुकेगा। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली आखिरी होगा, वो होगा सेक्शन 42 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, वो कवर करेंगे। अगर एक क्लास में होगी तो वरना अगली क्लास में भी जा सकती है। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। और इस पे अगर आप जाएंगे ना तो ये फाउंडेशनल है, इसके अंदर सारे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स। और फिर हमें क्विज भी रखेंगे, एमसीक्यू भी रखेंगे। ये आता है एक बड़ा अजीब सा, ये देखो इसके अंदर ना अगर आप आए तो ये लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है। ये एक्चुअली आपकी डेफिनेशन से सेक्शन 2 की क्लॉज 37 और 68 की, जिसमें डिफाइन किया गया होल्डिंग कंपनी को, डिफाइन किया गया है सब्सिडी कंपनी को। ठीक है, सब्सिडी कंपनी को फिर डिफाइन किया गया। सही। तो अब इन सबको समझने के लिए आसानी से जो चीज समझ आ जाएगी बट आपको, वो ये है कि सबसे पहले बनाते हैं हम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ये है। पहले आप मेरे फ्लो चार्ट को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपका सारा प्रोग्राम जो होगा ना उसको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब सबसे पहले कंपनियां देखिए, दो पे फोकस रखो, ए और बी। सारी सिचुएशंस मैंने इस फ्लो चार्ट में समराइज कर दी। ये बहुत काम का फ्लो चार्ट है जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि लीगली होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं, सब्सिडी किसको कहते हैं। सबसे पहले इजी केस, इजी पीजी। फर्स्ट केस क्या है कि लेट सपोज कि कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए, ये हमारे पास कंपनी ए है और कंपनी ए कंट्रोल्स द, पहला क्राइटेरिया क्या है, कंट्रोल्स द क्या, कंपोजिशन। कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन को, बोर्ड को, बी की बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन को फिर खुद डिफाइन भी किया है लॉ, और आगे चल के ये डेफिनेशन में आगे चल के कहता है कि मेरा मकसद ये है कंट्रोल का। ये देखें इसी सेक्शन के एंड पे ये कहता है कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड। तब मानेंगे कि किसी कंपनी का बोर्ड कंट्रोल में है, उसकी कंपोजिशन कंट्रोल में। कहता है जब अनदर कंपनी क्या कर सकती है, अपना पावर एक्सरसाइज करके और डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके क्या कर सकती है, कैन अपॉइंट या रिमूव और क्या, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अब मुझे बताएं डायरेक्टर किसे कौन होते हैं। एक पूरा टॉपिक है हमारे दो बड़े टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं हमारे में, एक मीटिंग्स, एक डायरेक्टर, और एक टॉपिक है कचरा। जो कचरा टॉपिक होता है ना, कचरा,
वो उसके लिए मैं आज जो बोला ना, मैं ऑक्सफोर्ड की बुक लेके फिर रहा था, क्योंकि मैंने वो जो आगे चल के आता है, 1.5 महीने बाद वो कचरा टॉपिक आता है, उसके फ्लो चार्ट हिंदी में बना रहा था उस कचरा का, क्योंकि वो फाइनेंशियल एंगल कंपनी का कचरा होता है, उसके सेक्शन नहीं समझ आते, तो आपको आराम से समझ आएंगे, उसकी भी मैंने काम शुरू कर दिया होगा। तो बात ये है कि यहाँ क्या लिखा है, अपॉइंट और रिमूव, सबसे पहला तरीका क्या होता है, किसके पास पावर होती है, किसके पास पावर होती है, जिसके पास शेयर्स हो। पहला तो आम तरीका ये है कि आपके पास क्या मेजॉरिटी शेयर है, सपोज करें कि मेरे पास कंपनी के 60% शेयर है, बताएं, हटा सकता हूं, मेजॉरिटी को हटा सकता हूं, मगर सिर्फ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग पे थोड़ी होती है, लोन पे भी तो होता है, फिर डायरेक्टर रख सकते हैं आप, मगर सवाल एक आध डायरेक्टर का नहीं है, सवाल है मेजॉरिटी या ऑल का। जब मेजॉरिटी या ऑल आओगे तो बेटा फिर यही शेयर होल्डिंग ही सबसे मेन तरीका, ठीक है, सबसे मेन तरीका होता है। तो बेसिक उसूल क्या बना, बेसिक उसूल ये बना कि अगर उस कंपनी की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही कंपनी, बोर्ड सुनेगा, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, इंडिविजुअल्स नहीं। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को, बोर्ड को कंट्रोल कर रही हो, इसका मतलब कंपनी ए के पास कितने शेयर्स हैं कंपनी बी के, तो उसके सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, या मेजॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, या सबको रिमूव कर सकती है, तो इसका मतलब है कंपनी ए होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब होल्डिंग, हम सादा जबान में उसको पता क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग आपकी कितनी होगी, मोर देन 50, तो मोर देन 50 शेयर होल्डिंग से हम आम जबान में बोल रहे होते हैं शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बात सुनो, शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंजम्पशन ले रहे होते हैं, बहुत सुनना, हम सही नहीं बोल रहे होते, मोर देन 51%, मोर देन 50% शेयर आपके पास हो, मगर फिर भी मुमकिन है कि बोर्ड आपके कंट्रोल में ना हो, क्यों, क्योंकि आपको वोटिंग नहीं है, वोटिंग वाले शेयर नहीं आपके पास, तो बोर्ड आपके कंट्रोल में थोड़ी है। इसीलिए लॉ ने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया, लॉ ने पावर बताई, पावर तो शेयर्स के थ्रू आ सकती है, सबसे कॉमन तरीका वही है, शेयर्स ही है। हाँ जी, जिसके पास मोर देन 50% शेयर्स होंगे उसके पास ही पावर होता है, मगर उस वक्त जब उसके वोटिंग शेयर्स तो हो, तो लीगली एक्यूरेट रहने के लिए उसने शेयर होल्डिंग नहीं बताई, बात वही शेयर होल्डिंग है। आम रास्ता अभी भी वही है, अभी भी वही 50% से अबव वाली सूरत ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पहला केस क्या था कि कंपनी बी का बोर्ड की कंपोजिशन अगर कंट्रोल में हो, ऐसे इधर नहीं लिखा, वजाहत बाद में की कि कब मानेंगे कि कंपोजिशन कंट्रोल में है, कब मानेंगे, जब ऑल या दूसरा केस सुने, आगे इस तरफ आए, इस तरफ लेफ्ट की तरफ, यानी मेरे राइट की तरफ आओ, अगर कंपनी ए एक्सरसाइजेस आर कंट्रोल्स more than क्या 1/2 of these voting securities, क्या लिखा है, ए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये मौजूद है वहीं पे, लॉ पे भी मौजूद है, कैलकुलेट भी मौजूद है। ए एक्सरसाइजेस आर कंट्रोल्स, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स, 1/2 का मतलब 50%, क्या वोटिंग सिक्योरिटीज, कैसे, खुद से, सिर्फ खुद अकेला, यानी मैं अकेला, कंपनी ए के पास, कंपनी ए के पास 51% वोटिंग शेयर से अपने, तो वो होल्डिंग, मगर इसको समझने के लिए अगले पढ़ो, कंपनी ए exercises are controls more than 1/2 of these voting shares, मगर together with one or more subsidiary, यानी ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास, यानी कंपनी ए के पास शेयर्स तो सिर्फ वोटिंग सिक्योरिटी 30% है, मगर कंपनी ए के और सब्सिडियरी है एक्स जो होल्डिंग है बी की, एक्स के अंदर जो आपकी होल्डिंग है ए की वो 50 से ज्यादा है, वो अलग बात है, उसको फिर 50% से ऊपर रखना, वरना सब्सिडी बनेगी नहीं, सब्सिडी बनने के लिए तो फिर लाजमी है ना, अगर नहीं है तो फिर उसका, मैं आपकी एग्जांपल को मैं रख देता हूं ताकि सबको समझ आ जाए। देखिए ये एग्जांपल कुछ इस तरह है, ये देखिए सपोज करें, अब बात ये कि हम बात करें ए की, ए के पास
ए के पास वोटिंग सिक्योरिटीज बी की कितनी है, बी की 30, फिर भी ये होल्डिंग होगी। ये क्या बात हुई भाई, 30% इसके पास वोटिंग सिक्योरिटी है ए के पास, तब भी ए होल्डिंग बन सकती है। तब जब इसकी एक सब्सिडियरी है, तो इसकी सब्सिडियरी है, इसका मतलब एक्स के शेयर्स ए के पास मोर देन 50% है, सर ये क्योंकि सब्सिडियरी है उसकी। और यहाँ पे इनके भी रिलेशन ऐसे ही है, तो ये होल्डिंग है इस बी की, ये इसकी होल्डिंग है, होल्डिंग के इसके, इसका मतलब यहाँ पे भी मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है। अब सवाल ये नहीं है कि ए और एक्स का रिलेशन क्या है, सवाल ये नहीं है कि एक्स और बी का रिलेशन क्या है, सवाल है ए और बी का। अब बी से स्टार्ट करो, बी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, एक्स, एक्स की होल्डिंग कंपनी क्या है, ए। अब ए के पास बी के कितने शेयर हैं वो, फिर बी की होल्डिंग है, बी कैसे होल्डिंग बनी, ऐसे बनी कि अगर उसके पास 1/2 हो, 1/2 कैसे 1/2 आया, डायरेक्टली उसके पास 30, इधर से उसके पास सर एक्स के पास खाली 20% होती अगर उसके पास खाली 20% तो 50 हो जाएगा, 21 कर दो, है 21 21% कर दो। अब एक और केस सुनिए, इधर 20% है, इधर 21% है, तब भी होल्डिंग, क्योंकि ये उसकी सब मिला के, कंट्रोल मिला के, अंडरलाइन कंट्रोल भी इसके पास है, जिसको कंट्रोल कहते हैं, अंडरलाइन कंट्रोल, डायरेक्टली अंडरलाइन कंट्रोल। देखिए कैसे इस कंपनी बी की टोटल शेयर होल्डिंग कैसे टूट गई, 51% किसके पास है, ए और एक्स के दरमियान। ए और एक्स क्या है, ए होल्डिंग है, एक्स सब्सिडियरी, ठीक है। अब ये बॉक्स नंबर 2 3 बॉक्स नंबर पढ़े, 3 नंबर बॉक्स पढ़े, इस बॉक्स में क्या है, ए एक्सरसाइज आर कंट्रोल्स मोर देन क्या 1/2 पीस वोटिंग सिक्योरिटीज, मगर कैसे, टुगेदर विद 1 or more of its subsidiaries। सर सर माफ कीजिए ये यूं फिर अगर बी शेयर होल्डिंग एक्स के अंदर हो, बी की शेयर होल्डिंग एक्स के अंदर हो, यानी बी की ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या क्या कितनी एक्स है, रिलेशन तो बताओ, वो 50% से ऊपर है या कम, 50% 50% से 50%, 50%, ठीक है। और ए की डायरेक्टली ना, ओके, एक डायरेक्टली कहां है, ए की डायरेक्टली एक्स के अंदर ना हो, ना हो, एक्स के अंदर ना हो, तो रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं, कि मतलब कि ए की जो सब्सिडियरी है हाँ, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी, ए की सब्सिडियरी है, ए की सब्सिडियरी बी, अच्छा अच्छा अच्छा, बी की सब्सिडियरी एक्स। बात तो वही है ना कि अगर ए की सब्सिडियरी लेट सपोज इस पर आपको लेके आओ, मैंने चूंकि रिलेशन इसे नहीं बनाया था, ए अब यूं घुमा के आते हैं, ये कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये सवाल जो है ना क्लियर हो जाए। अब सपोज करिए ये सवाल बड़ा होने का आया है कि ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी है, यहां से इसका मतलब मोर देन 50% की यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी है, और इसके पास क्या है इधर से, अब ये बात नहीं है कि यहाँ पे एक सब्सिडियरी है और इधर इसकी कितने परसेंट शेयर है, 50% है। अब सपोज करो इसके पास अगर कोई 5% शेयर भी होंगे ना, तभी होल्डिंग नहीं नहीं डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जब ये सब्सिडियरी है हाँ, मगर गहरे करो, सब्सिडियरी सब्सिडियरी इस क्या कर रहा था, रुको रुको, ये आखिरी केस पे तुम चले तो थोड़ा आगे चलोगे, मेरे हिसाब से थोड़ा आगे चलेंगे, इस बॉक्स से ताल्लुक नहीं है इसका, इसका सब दूसरे बॉक्स से, ये है कैसे है वो इससे नहीं है। यहाँ फोकस किस चीज पे होना चाहिए, टुगेदर पे, यहाँ टुगेदर वाला केस ही नहीं, तुम्हारा केस कुछ और है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कंपनी ए कंट्रोल कर रही है कितना, मोर देन हाफ, मगर टुगेदर विद, क्या टुगेदर होना जरूरी है। अगर लेट्स सपोज जो आप मिसाल दे रहे थे कि ये इसकी सब्सिडियरी है, ये इसकी सब्सिडियरी है और इधर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तब भी वो सब्सिडियरी है, मगर इस बॉक्स के हिसाब से नहीं, एक और बॉक्स के साथ एक नया पॉइंट होता है, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट हो जाएगा। अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ में आ रहा हूं, आखिरी पॉइंट है मेरा, फिर क्लास आप करना, वो ये है कि आखिरी चीज देखिए, मैंने आपको अब तक क्या बताया, पहली चीज ये बदल रिवाइज करो कि ए कंट्रोल कर रहा है कंपोजिशन ऑफ वोट को, कंपोजिशन ऑफ वोट का मतलब क्या है, 50 मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर पाना। दूसरा क्या था कि 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज हो खुद के पास। तीसरा क्या था, टुगेदर विद अनदर सब्सिडियरी आपके पास 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज हो, तो रिलेशन रहेगा होल्डिंग और सब्सिडी का। आखिरी केस सुनो, लेफ्ट पे आ जाओ एक्स, अब ये तवज्जो कीजिएगा, ए और एक्स का रिलेशन पहले समझो, एक्स ये जो एक्स कंपनी लेफ्ट में, एक्स इज सब्सिडियरी ऑफ, यानी इसका मतलब ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी कंपनी,
ठीक है। और फिर रिलेशन सुनिए, ये एक्स फिर होल्डिंग भी है, होल्डिंग भी है, और बी सब्सिडियरी। आप इधर से ला लेते हैं उधर से ला लेते हैं। इसका मतलब ये होल्डिंग कंपनी है ए, किसकी होल्डिंग कंपनी? ए होल्डिंग कंपनी है एक्स की, और एक्स होल्डिंग कंपनी है बी की। तो इस केस में ए बी की होल्डिंग प्रॉपर। ये बेटा आपका कॉन्सेप्ट था होल्डिंग और सब्सिडी का, जिसका ये सारी लैंग्वेज भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे हम। और इस अंग्रेजी को मैं अगली क्लास में ले जाऊंगा, क्योंकि ये अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है ताकि आपकी ना लफ्जों की भी गेम समझ आ जाए। बस एक आखिरी कमेंट है, ये वाला टॉपिक सिर्फ कमेंट है, ये पढ़ा नहीं था, ये अगली क्लास में मैं कवर करूंगा। जबरदस्ती मैंने कवर नहीं करना, टाइम वेस्ट हो चुका है, बट एक कमेंट दूंगा। वो क्या है? शेयर होल्डर कितने हैं और सब मेंबर कितने हैं, ये जिक्र हो रहा था ना। तो अभी हम बेहतर, अब आज का टाइम सही टाइम है, आज मैं बताऊंगा, समझ आ जाएगा। कल पे मैं नहीं इसको छोड़ना चाहता, बस एक कमेंट सुने, अगली क्लास में इसकी तफसील होगी। मेंबर्स और शेयर होल्डर का फर्क मैंने बताया था आपको ब्रीफ में। अब चूंकि आप कंपनीज की स्टडी कर चुके हो, तो ये देखिए, सबसे पहले मेंबर बनते हैं कब? जब मेमोरेंडम को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो मेंबर बनते हैं। पहले टाइप वो है जो शुरू के ओरिजिनल मेंबर्स होते हैं, उनको मेंबर्स कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि एवरी पर्सन, जो एवरी अदर पर्सन, यानी ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो सब्सक्राइबर्स थे, सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम होते हैं, वो तो मेंबर बनते ही हैं, मगर इसके अलावा सब्सिक्वेंटली हर वो बंदा जिसे कंपनी खुद शेयर अलॉट करती है, और उसका नाम कहाँ होगा? रजिस्टर में होगा। याद रखिएगा, रजिस्टर में नाम होना जरूरी है। तो अगर सब्सिक्वेंटली शेयर्स परचेज कर रहे हो तो शेयर होल्डर तो बन सकते हो, रजिस्टर। तो पहला वाला ये केस आ गया, दूसरा केस ये आ गया मेंबर का। पहला कौन होता है? मेंबर। पहले मेंबर कौन होंगे? जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं, वो मेंबर कहलाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? जिनको सब्सिक्वेंट शेयर इशू हुए और रजिस्टर पे नाम आना चाहिए। तीसरा फिल्म, जहां पे कंपनी जो है ना, कौन सी है? जिसका शेयर ही ना हो, शेयर कैपिटल ही ना हो, शेयर ही ना हो, तो कौन सी कंपनी होगी? नाम बताओ। ना ना ना, गलत बता दो, आगे भी तो बोलो। लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। तो ऐसे केस में उनको मेंबर कहते हैं भाई, उसमें शेयर होल्डर नहीं। तो तीन केसेस है मेंबर्स के। इसका मतलब क्या है? मेंबर वाइडर कॉन्सेप्ट है, शेयर स्मॉल। एवरी मेंबर, उस दिन जो बात हुई थी ना, इसलिए मैं इसको लाया था इस स्लाइड पे, ताकि उस दिन थोड़ा आपका डिस्कशन चला था, तो मैंने कहा आज कंप्लीट करूंगा इसको। टाइम नहीं मिला, अगली क्लास में जाएगा, मगर तशवीकी थी मुझे, आज रह जाता यार, ये मैं कवर नहीं कर सका, तो जबरदस्ती का मैंने आज कवर किया है। तफसील अगली क्लास में होगी। मगर ये देखो, एवरी मेंबर का शेयर होल्डर होना जरूरी है कि नहीं? नहीं, ये तीसरा वाला है। सोच, तीसरा वाला है। एवरी शेयर होल्डर का मेंबर होना जरूरी है कि नहीं? दोनों के बारे में सोचो। Every member Every member is a wrong, इस वाले शेयर wrong, wrong। मुझे बताओ, इस केस में जब शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कौन सा शेयर है? कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये मैं आपको प्रेप कर गया, एवरी लाना, एवरी लाना जरूरी थोड़ी है भाई। एवरी मेंबर इज शेयर, हमेशा आप इस किस्म की अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं, तो ये दोनों जुमले गलत। दोनों जुमले गलत, ठीक है? चलो नेक्स्ट बेटा, ऑडियंस समझ आ गया आपको? ऐसा तो पर आज तो कहीं नाटक नहीं है। हाँ एवरी मेंबर हाँ, इसको इस तीसरे केस पर। ठीक है भाई, चलो भाई, ऑनलाइन बेटा कोई सवाल आपका? होप के बेटा आपको आज की चीज समझ आई होगी। तेरी गारंटी का थोड़ा कम करें, थोड़ा गारंटी वाली है। आराम से समझा देता हूँ गारंटी वाली। देखिए, वर्ड गारंटी पे सोचो बस, लफ्ज मीनिंग बताओ गारंटी की क्या है। मैं गारंटी देता हूँ उसको, मैं देता हूँ, इसने पैसे नहीं, मेरी गारंटी है, ऐसा बोलते हैं ना, बस ये था बेटा। एक मिसाल देता हूँ, लिमिटेड, बस ये एक सवाल आया ना कि गारंटी वाली कंपनी लिमिटेड, क्योंकि मैंने भी जब कंपनी में पढ़ा था ना, आई थी, तो मुझे भी जिस टॉपिक ने तंग किया था वो यही था, लॉजिक ही नहीं बन रही, तो गारंटी क्या है यार, कैसे गारंटी? तो मैं आपको, मैंने चूंकि एफर्ट करके सिखाया, तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। पॉइंट ये है कि अगर लेट सपोज मैं बात करता हूँ
एक कंपनी बनाते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। यार देखो लिमिटेड बाय शेयर्स में कुछ तो शेयर लेने पड़ेंगे, कुछ तो लेने पड़ेंगे ना, मैं नहीं लेना। जब शेयर्स दोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे, और अगर पैसे नहीं दे रहे तो लायबिलिटी तो है अभी अनपेड अमाउंट की। मैं इतनी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मैं 1 रुपया नहीं देना चाहता। नहीं गिफ्ट क्या, मैं 1 रुपया नहीं लगाना चाहता, नेकी करना चाहता हूँ जबानी, मगर मैं कोई 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहता, फिर भी मेरे लिए एक स्ट्रक्चर मौजूद है। वो क्या है भाई, नेकी का काम है, मिलके करते हैं भाई, जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो बाकी जो बाहर के लोग होंगे और लोग उसके लिए फंडिंग करेंगे, सब्सक्रिप्शन होगी, डोनेशन हो सकता है। और आसबली में आपके सवाल का जवाब दूंगा, इस केस में क्या हुआ, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ा, बिजनेस शुरू हो गया, ऑपरेशन शुरू हो गया। मगर जो बाहर के लोग हैं वो एक ऐसी एंटिटी से डील कर रहे हैं जिसके पास कुछ फंडिंग ही नहीं है, कुछ तो कैपिटल हो, कुछ तो हो ना, कि अगर फेल हुआ तो मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए, एश्योरेंस देने के लिए कि नहीं 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 मैं जिम्मेदार हूं, देखो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमें पता है ये काम चलेगा, मैं जिम्मेदार हूं, देखो अगर कंपनी फेल होगी तो मैं जिम्मेदार हूं, लाख रुपए में दूंगा। जो कंपनी है ना, मैं दोस्तों के लिए नहीं कहते यार दे देगा पैसा, नहीं देता तो मैं दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है गारंटी लिमिटेड में कि डील करो मेरे बच्चे से। एक बंदा बोल रहा है जो मेंबर है उसका, डील करो मेरे बच्चे से, कंपनी मेरा बच्चा है, इसे डील करो, फेल हो गई ना मैं जिम्मेदार, फेल हो गए मैं जिम्मेदार, अभी नहीं, अभी नहीं, डील इससे करोगे तो मुझसे नहीं करोगे, मैं मेरी लायबिलिटी कुछ नहीं है, मेरी कंपनी ये है, मगर मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाले लोग होंगे वरना डील ही नहीं करेंगे ना उससे, मैं उसको लोन क्यों देगा, बाहर वाले लोग क्यों डील करेंगे उससे, यार ये तो पैसे डूब गए सीधे सीधे हमारे। क्योंकि अगर मैं पैसे, देखो ना वो अपने पैसे का सोचेगा ना कि अगर ये फेल भी हुआ, मैं रिस्क तो ले रहा हूँ, फेल भी हुआ तो एसेट्स हैं उससे ले लूंगा, शेयर कैपिटल और चीजें पड़ी है वहां से निकाल लूंगा पैसे, तो गारंटी में तो कुछ भी नहीं होता, विदाउट शेयर कैपिटल वाले में तो कुछ भी नहीं होता, तो गारंटी तो होना, आसरा तो होना। जो बंदा गारंटी दे रहा है तो वो मेंबर, वो मेंबर ही गारंटी दे रहा होता है। क्या गारंटी दे रहा होता है? गारंटी क्या है, अगर वाइंड अप हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, कितने का, जितने में दे सकता हूं। अब मेरे पे पाबंदी है कितने दूं, नहीं 10 रुपए 100 रुपए 1 करोड़ रुपए मेरी मर्जी, कितनी गारंटी दे सकते हो। इसका मतलब समझे आप, समझ बात ये है कि पैसे भी नहीं लगाने, पैसे भी नहीं लगाने, काम भी करना है। अब लोग ट्रस्ट कर नहीं रहे तो मैं गारंटी दे, आई समझ आता है, मगर पैसे लग नहीं रहे, एट द एंड ऑफ द डे उस पूरे ऑपरेशन में जब तक कि वो वाइंड अप नहीं होती मैं 1 रुपया नहीं दे रहा, और अगर वाइंड अप की सूरत में मुझे 1 रुपया दे रहा हूं, ठीक हो गया फिर, चलो भाई थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई ऑनलाइन आप में से रजा, अली रजा का सवाल है कि स्टॉक लिमिट नहीं हो, एक इसका क्या मतलब है, स्टॉक लिमिट ना हो सकती है, स्टॉक का मतलब आपको क्या, नहीं लिमिट तो होगा ना बेटा, इस सेंस में तो वो ग्रुप तो बनाएंगे ना, स्टॉक तो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, तो ग्रुप कैसे बनेगा जब तक कि हम उसको लिमिट नहीं करें। आप अगर किसी, हाँ आपका टाइम मैंने देख लिया बेटा, आपका बहुत अर्ली सवाल था तो उस वक्त मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो वलीद आपने कहा कंपनी ए की 3 सब्सिडियरी है, एक्स वाई जी, लेकिन कहां है आपने बढ़िया करा दी, एक्स वाई जी एक्स वाई जी होता है, एक्स वाई और जी की कंबाइंड होल्डिंग 20% से ज्यादा है और कंपनी बी में, मगर कंपनी ए की होल्डिंग नहीं है। फिर क्या कंपनी ए की सब्सिडी होगी बेटा, एक सेकंड मुझे थोड़ा समझने दो, आपके जो कंबाइंड कैसे होता है बेटा, कंबाइंड तो एक बात ये, कंबाइंड का मतलब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि x की कितनी y की कितनी, अब 20 10% क्या क्या हो गई, 20 50% हो गई, मैं इसका बोल रहा हूँ कंबाइंड इतना जॉइंट का मतलब क्या होगा, 11 का 20 देखो क्या, अच्छा और परसेंट से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है और बी में, मगर कंपनी ए की कोई होल्डिंग नहीं। देखो यही तो सवाल है, कंपनी ए की बी में ना हो, ना हो, ठीक है, मगर सवाल ये है कि कंपनी ए की ये सब्सिडियरी है वो उसको 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है,
Y को 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, G को 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो कंपनी A X Y Z को होल्ड कर रहा है, इस होल्डिंग अब X Y और B इसके अलग अलग फील हो 10 करके 20 करके भी 50% करके क्वालिटी में होल्डिंग आपकी होगी तो A ही लगेगा, और ये A कभी भी होल्डिंग है, तुम्हारे सवाल का जवाब है यस A होल्डिंग है, B सबसे ठीक है। क्लियर हो गया, चलो मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस के सवाल देखते हैं, आपको भेजूंगा, आप जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कौन सी टेस्ट में होगी। चलो बेटा थैंक यू, जगह करना, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अगली बात है अल्लाह हाफिज़। यार ये जरा स्लाइड शेयर कर देना और ये हमारा, हाँ बेटा क्या करें।